जब एफबीआई से मिलकर गैंग्स को डबल क्रॉस कर रहे थे तो डर नहीं लगता था कि जान जा सकती है? जब आदमी के ऊपर मौत होती है तो वो एक एक मिनट जो होता है ना, वो एक एक साल के ऊपर भारी होता है। एफबीआई ने आपको पाकिस्तान में क्या असाइनमेंट दी? अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी ट्रस्ट नहीं किया, ना कभी इंटेलिजेंस शेयर की, ना कभी रिपोर्ट शेयर की, कुछ नहीं बताते थे कभी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अरेस्ट करके लेकर जाया जाता है। आफिया सिद्दीकी इटसेल्फ कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके ऊपर टॉर्चर हुआ था और उनको काफी क्वेश्चन शर्फ किया गया था। शी वाज ऑफ कोर्स स्क्रीमिंग, उस वक्त भी वो बहुत बुरे हालात में थी। कामरान फरीदी 23 साल बाद ये सब बातें क्यों कर रहे हैं एफबीआई और अमेरिका के खिलाफ? उल्टा लटका के मारते थे वो। 40% जो हड्डियां हैं मेरी वो टूटी हुई हैं, कीमा बना हुआ है, दे चॉप मी। पाकिस्तानी की शेल्फ लाइफ जेल के अंदर 3 से 5 साल अगर उसने निकाल लिया जिंदा तो बहुत बड़ी बात है। कामरान फरीदी जिसकी जान को कराची में खतरा था, सेकंड ईयर में पढ़ रहे कामरान को पाकिस्तान से जाना पड़ा। ये 14 साल कामरान फरीदी स्वीडन चला जाता और वहां भी दुश्मनदारी और चोरी चिकारी में मुलव्वस रहता और फिर एक लड़ाई में कामरान फरीदी को जेल हो जाती। कामरान फरीदी जेल से कैसे फरार होता है? कामरान फरीदी अमेरिका कैसे पहुंचा? एफबीआई ने क्या डील की? इस अंडर कवर एजेंट को कैसे टॉर्चर किया गया? बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये इंसान बहुत सी ढकी चीजों से पर्दे उठाता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैसे अमेरिकन एजेंसीज पाकिस्तान से लेकर गई और अब डॉक्टर आफिया की कंडीशन क्या है? अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या साजिश करनी थी जिसे कामरान फरीदी के बकौल उन्होंने नाकाम बना डाला, जिसकी वजह से 30 साल जेल भुगतनी पड़ी? और फिर एफबीआई के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला कामरान जेल से बाहर कैसे आया? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में हमने जाना कि आपको कैसे पाकिस्तान छोड़ने के बाद स्वीडन की जेल का सामना करना पड़ा और फरार होने की कहानी क्या है। हुआ ये था कि किरोना, नॉर्थ ऑफ स्वीडन एक जगह है, बिल्कुल जो कह लीजिए कि यहाँ स्वीडन खत्म हो जाता है, नॉर्थ ऑफ स्वीडन। वहाँ कोल्स माइन होती हैं जो उन्होंने जेल में कन्वर्ट कर दिया, उसको लोसा कहते हैं। तो मुझे वहाँ रखा गया था, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन होती है। तो लकीली स्वीडन में इतना भागने और फरार होने का चक्कर उस वक्त तो नहीं होता, अब भी नहीं होता। वो लोग नहीं निकल, कोई जाने की जगह नहीं होती, स्पेशली ऐसी प्रिजन में जब वो आपको डालते हैं तो वो बिल्कुल माउंटेन के एक टॉप पर, यानी जैसे माइनिंग कैंप था वो कन्वर्ट इनटू प्रिजन। लेकिन वो फेंसेस नहीं होती वहां पे, फिर भी आई मीन यू कैन गो आउट, आप बाहर खड़े हो सकते हैं, तो ये चीजें होती हैं भागने की जगह। तो रात को वो ग्रोसरी की एक होती है, वहां पे आपको अपनी ग्रोसरी खुद लेनी पड़ती है, तो ग्रोसरी करके आप जो है वो खुद पकाते हैं। तो वो ग्रोसरी के लिए मैं रात को निकला और रात को 12 बजे, जहाँ वो बिल्कुल उनकी पोस्ट पे कोई नहीं होता, तो मैंने उसके बाद वहां से निकल के एक दोस्त के, जो मेरे एक ग्रीन पीस के दोस्त थे, माइल्स गोल्स्टिक, तो उनको मैंने बता दिया था। वो गाड़ी लेके आए हुए थे माउंटेन के नीचे, तो मैंने पूरी रात जो था वो माउंटेन रोल करता हुआ, कभी लुढ़कता हुआ, कभी अंदर धंसता हुआ। इट टुक मी लॉन्ग टाइम, मेरा ख्याल है 7 या 6 8 घंटे लगे थे मुझे तकरीबन, उस लॉन्ग नाइट। तो मैं फिर नीचे माउंटेन के पहुंचा, रोड पे उनकी गाड़ी खड़ी थी, उनके साथ यानी इस तरह से मैं स्वीडन की जेल से निकला। स्वीडन की जेल से फरार होकर किधर छुपे? क्या मुश्किलात देखी? आइसलैंड में अपने लोग तो होते नहीं है वहाँ तो, और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गोरे ही होते हैं वहाँ तो, और वो भी ब्लॉन्ड एंड ब्लू। तो मैं, मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि मैं फिट नहीं हो पा रहा था। यानी पहले जो मेरा होस्ट था वहाँ पे वो भी ग्रीन पीस के ही लोग थे, तो उन्होंने ही मुझे रिसीव किया। वो कहने लगे कि देखो तुम्हारा जब यहाँ से, यानी अगर उन्होंने कोई स्वीडन ने, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वो कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड डाटा सिस्टम होता है, कि अगर उन्होंने कुछ अलर्ट इशू किया तो यू विल बी नाइस, क्योंकि तुम एक ही हो बिल्कुल, ये जो जिसकी स्किन भी ब्राउन है, और फिर ये बाल तो आप देख रहे हैं, ये से भी बड़े बड़े थे, ये डबल साइज था इसका, कमर से नीचे तक मेरे बाल थे। तो वो अजीब गरीब मखलूक में वैसे ही लगता था देखने में। तो वो उन्होंने कहा कि तुम यू गोना गेट इन ट्रबल। सो उन्होंने फिर डिसाइड किया, माइल्स ने, न्यूयॉर्क, यानी कि मैं न्यूयॉर्क चला जाऊं या अमेरिका चला जाऊं, क्योंकि वहाँ ब्लेंड इन होना बहुत आसान होता है। माइल्स वो खुद कैनेडियन था, वो भाग के कनाडा से जो है वो स्वीडन आया हुआ था। तो वही वॉज वांटेड इन इन कनाडा, तो उसको अमेरिका के बारे में पता था, उसने यहाँ काम किया हुआ था। तो उसने ये मुझे सजेस्ट किया कि तुम अमेरिका में, यू विल बी इजी, क्योंकि तुम्हारे लोग बहुत हैं वहाँ पे, तो यू शुड गो टू न्यूयॉर्क। आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और आप आइसलैंड से अमेरिका कैसे गए? मेरा एक स्वीडन का दोस्त था, जो पुराना, हामिद नाम था उसका, और वो उस वक्त मेरे, वो भी स्वीडन में था मेरे साथ। वो पहले न्यूयॉर्क, वो अमेरिका जा चुका था, तो वो न्यू जर्सी में एक्चुअली उसकी रिहाइश थी। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया कि मैं आ रहा हूँ। मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, फेक पासपोर्ट था ऑफ कोर्स मेरा, जाली पासपोर्ट से मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पहुंचा। और न्यू जर्सी में मुझे लेने आया हुआ था, उसका जर्सी में घर था। लेकिन जब वहाँ काम वगैरह का बड़ा मसला था, वहाँ जो जॉब पाकिस्तानियों को या इंडियंस को जो स्टार्टिंग में मिलती है, वो फुल सर्विस गैस स्टेशन में बाहर जो पंप करते हैं ना ऑयल को, तो वो होती है, और वो रात की जॉब यूजुअली देते हैं नए आदमी को।
तो वो इतनी सख्त सर्दी, नवंबर का महीना था, वो सर्दी इतनी होती है कि आपका हाथ जो है वो नोजल पे चिपक, अगर चिपक जाए मेटल के तो वो खाल लेके ही उतरता है वो। और $4 $5 घंटा पे वो होता है। और मुझसे, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकूंगा ये। तो उसके बाद मैं न्यू जर्सी में, मेरा ख्याल मैं 1 महीना भी नहीं रुकाऊंगा तकरीबन। उसके बाद मैं अटलांटा जॉर्जिया, जो मेरे एक और जानने वाले थे, उनसे मेरा कनेक्शन था, वहाँ अटलांटा मूव हो गया क्योंकि वहाँ का वेदर भी अच्छा था, उनके पास अपना ग्रोसरी स्टोर था जो जिस पर मुझे जॉब मिल गई। अमेरिका में आप इलीगल थे और क्या काम भी इलीगल कर रहे थे वहां पर? मेरी जॉब एज ए कैशियर थी, यानी जो कैशियर होता है वो वन मैन शो ही होता है। वो कैशियर क्या है, वो आप जब गैस स्टेशन में, यहाँ ग्रोसरी स्टोर में हायर करते हैं, यहाँ तो वो छोटे स्टोर जो देसियों के होते हैं अपने पाकिस्तानी इंडियनों के, वो वन मैन, आप कैशियर भी होते हैं, आप जो है वो फिलिंग भी करते हैं वहाँ पर, और स्टॉक भी आप कर स्टॉकिंग भी आप करते हैं, ताला भी आप रात को लगाते हैं, रजिस्टर भी आप लगाते हैं, अकाउंटिंग भी आप खुद करते हैं। वो वन मैन शो होता है नॉर्मली। तो वो सारा टास्क सभी कुछ करता था, मैं मैनेज ही करता था बेसिकली उसको, जो भी उनके टास्क होते थे वो करता था। लेकिन वो साथ साथ में उनका एक और कारनामा यह था कि क्योंकि उनका बिजनेस इतना अच्छा नहीं था, वो चोरी का सामान लेते थे उसमें, जो कि बहुत से पाकिस्तानी अटलांटा में बहुत कॉमन चीज़ है, बल्कि साउथ में सारे ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी होते हैं वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए, उनके स्टोर की आमदनी इतनी होती नहीं है, बड़ी कंपनी से कंपटीशन होता है, तो वो चोरी का सामान साथ में लेते हैं। वो रेजर ब्लेड हो गए, या सिगरेट्स हो गई, या उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स, प्रिंटर, हाई एंड कैमराज, ये वो सारी चीज़ें वो लेते हैं। तो उसमें भी उनका भी यही था कि वो ये सामान जो थे वो लेते थे सारा कुछ। तो वो मेरी जॉब, जो टाइटल था उसमें एक और इजाफा ये हो गया कि मुझे फिर सामान लेना पड़ता था चोरी का, जो कि हाईली इलीगल है वहां पर। अमेरिका में जो आप कर रहे थे क्या उससे सेटिस्फाइड थे? नहीं भाई, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक तो पैसे नहीं देते थे, $4 घंटा, और उसमें भी $4, और उसके बाद $4 के बाद वो 8 8 घंटे के बाद, 8 घंटे तक ही वो पैसे होते थे। आप काम 12 घंटे कर रहे हैं या कभी 14 घंटे भी काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे 8 घंटे के मिलने, वही $4 के हिसाब से, तो उसमें गुजारा होना तो बिल्कुल मुश्किल होता था। अब ये तो नहीं था कि आप यानी पैसे बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको गाड़ी में गैस भी डलवाना है, और आपको इंश्योरेंस भी चाहिए वहाँ पर, ये यहाँ पे 100 पंगे हैं। तो बहुत मुश्किल था, सरवाइव होना जो था वो बहुत बहुत डिफिकल्ट था उन हालात में। और लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो मैं जो $4 घंटे पे काम कर रहा हूँ, तो जो मैं काम करके दे रहा हूँ, यानी जो चोरी का सामान जो कि पार्ट ऑफ माई जॉब नहीं था, तो उससे तो उसकी आमदनी तकरीबन दिन के 15,000 20,000 $25,000 दिन की आमदनी है। लेकिन वो मेमन बच्चा, उसने देने तो वही है जो बेस सैलरी थी उसका कोई नहीं था। तो फिर मैंने वहां से छोड़ के एक और जगह अटलांटा में, एक बहुत दूसरे उसको नई कंपटीशन था, उसको मैंने ज्वाइन किया। उस वक्त तो मुझे समझ तो आ गई थी बिजनेस क्या होता है और किस तरह से होता है, कहाँ से माल लिया जाता है, किसको बेचा जाता है। तो उनका जो कंपटीशन था मेन, मैंने उसको कॉल किया कि भाई मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ और ये तो तंग कर रहा है, बोला मेरे पास आ जाओ, आई पे यू बेटर। तो और उसको चाहे उसको पता था मेरा काम, उस वक्त तक तो पता चल गया था कि नाम भी था, ईमानदारी से काम करता है। और तो वहाँ पे मैं अटलांटा, फिर बैंकेड हाईवे एक इलाका है, बहुत उससे बहुत बुरा इलाका था जहाँ मैं पहले था, कोलंबिया ड्राइव पे था उससे पहले। फिर तो जब मैं बैंकहेड मूव हुआ, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, यानी 3 टाइम मोर डेंजरस जहाँ मैं पहले था। और वहाँ काले, मर्डर, बहुत बुरी नेबरहुड थी वो, तो मतलब अजाब था, बस ये कह लीजिए। लेकिन चूंकि हम लोग कराची के ट्रेन थे तो हमें इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन काम वहाँ भी, उसका जो मेन काम भी वही था कि मेन ब्रेड पर उसकी 20% आमदनी स्टोर की, तो 80% वो चोरी के सामान की होती थी। वही सिगरेट, रेजर ब्लेड, हाई एंड मेडिसिन, निकोरेट गम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ये दिस इज व्हाट ही डज। उसका यही काम था। तो जो पार्ट ऑफ माय जॉब, थोड़ा सा स्टोर पे काम करने के बाद, मेनली काम मेरा यही था कि आई हैंडल हिज, जो जो उसका चोरी का सामान वगैरह खरीदना, रखना, स्टॉक करना, उसको रात को पैक करना। फिर वो अनदर रिस्क ये होता है कि आपको ड्राइव करके वो लेके जाना पड़ता था वेयर हाउस में। अगर रात को पुलिस ने रोक लिया तो आपको तो जेल हो जानी है, तो वो उसमें वो हाथ खड़े कर देता, तो नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। तो ये एक रिस्क होता था वहां पे। बहरहाल दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। बट उसके बाद फिर पैसे बेहतर थे, हालात बेहतर हो गए, लाइफ वाज लॉट बेटर, आई वाज मेकिंग मनी। कामरान फरीदी एक एग्रेसिव इंसान रहा हमेशा। जब सिर्फ कामरान काम कर रहा था तो क्या फाइट्स होती थी? जी भाई, ये तो असल में आप डील कर रहे हैं दो किस्म की मखलूकों से। एक तो जो रेगुलर वहाँ के कस्टमर्स जो काले होते हैं, जो एक होते हैं जो चोर, जो सामान लेके आ रहे हैं, वो सारे ड्रग्स पे होते हैं, वो देर हाई उनको वो जो वो सामान वो चोरी जब करते हैं, जब उनका नशा टूटने के करीब होता है, चाहे वो हेरोइन पे हो, चाहे वो क्रैक कोकेन पे हो, तो वो उनका नशा टूट रहा होता है, तो वो उस वक्त क्रैंकी होते हैं। जब आपके पास सामान लेके आ रहे हैं तो दे आर लाइक, वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो
वो रोज रोज का काम था, लड़ाई झगड़ा मारपीट, उसने रख दिया सामान रखा है उसको, क्योंकि वो नशा उसका टूट रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, पैसे काउंट कर रहे हैं, लेकिन सामान उसने रखा। एक एक आदमी $5,000 का सामान लेके आया, अब वो आप 5,000 उसको गिन के दे रहे हैं, उसको 5,000, उसका बेचारे का जो नशा टूट रहा है उसको 5,000 समझ में ही नहीं आ रहा है। काउंट मी अगेन, इट्स रॉन्ग, गॉड डैम इट। अच्छा, वो उनके पास सर या तो गन होती है या नाइफ होती है, वो दे आर वेरी एग्रेसिव और they'll kill you, क्योंकि दे डोंट केयर। वो ड्रग एडिक्ट को जो नशा हो रहा होता है तो उसको और कुछ समझ में नहीं आता। तो इट हैपेंड ओवर ओवर एंड ओवर। सो कई दफा ऐसा हुआ, एक दफा ये 3 या 4 एक साथ आ गए थे चोर सामान लेके, और दो ने मुझे पिन किया हाथ से, जब मैं आर्ग्यू तो मैंने उसको धक्का दिया तो दो ने मुझे पिन किया, और एक ने पीछे मेरे यहाँ पर बेसबॉल बैट जो था वो मारा, तो मेरा पूरा स्कल जो ये पीछे का जो था ये फ्रैक्चर हुआ। और उसके बाद सामने उसने एक और दफा किया तो मेरा स्कल जो था ये पूरा ऐसा हो गया था कि लाइन। तो जारी बात है, वो लोग तो भाग गए उसके बाद, तो मेरा दोस्त दूसरा था, उसने एम्बुलेंस कॉल की। जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो ऐसी हालत, तो आई वॉज अबाउट टू डाई। ऐसा नहीं, शायद मेरे जूतों तक में खून भरा हुआ था, मेरे जूते तो कपड़े तो खून में थे ही, मेरे जूतों के अंदर भी ऐसे करके उल्टा था वो खून निकल रहा था। आ, डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको थोड़ी देर हो जाती थी मर जाता, तो लेकिन वो इतना मसला हो गया था कि वो स्टिच नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फिर मेटल स्टेपल करके वो मेरे सर को उन्होंने दोनों तरफ से बंद किया। तो अगर मैं अभी अब प्रिंट करा के बैठा होता आपके सामने, तो यहाँ पाकिस्तान का पूरा नक्शा बना हुआ है इसमें। आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में थे। कामरान फरीदी अमेरिका में फर्स्ट टाइम कब और कैसे अरेस्ट हुआ? अमेरिका में जो मेरा पहला अरेस्ट था वो हुआ था स्टोर पे ही। एक दफ़ा एक ताला अंदर आया स्टोर पे, और वो बियर का एक केस लेके भागा, और मैं उसके पीछे भागा, और मुझे पता नहीं था कि पुलिस अक्रॉस द स्ट्रीट जो है वो बैठी हुई वॉच कर रही है। मैंने उस पर फायर किए, 3 राउंड मैंने उस पर मारे हैं। तो जब मैंने उस पर फायर किया, वो जाहिर बात है वो तो तेज़ भागते हैं, काले को आप पकड़ नहीं सकते, वो भागने में तो आप नहीं पकड़ सकते उसको ना। तो वो तो जिगजैग होता हुआ निकल गया। लकीली उसको गोली तो नहीं लगी, लेकिन सामने जो पुलिस थी वो देख रही थी। तो जब मैं स्टोर के जैसे ही भाग के वापस अंदर पहुंचा, तो वो ब्लू लाइट मैंने देखी, ब्लू लाइट देख ब्लिंक हुई, तो गन तो मैंने छुपा दी थी, पर वो स्टोर के अंदर आ गया, उन्होंने हैंडकफ किया, उन्होंने दे वॉच मी, उन्होंने देख लिया था मुझे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कन्फेशन साइन करो, वरना वो बहुत लाउड हो रहे थे, और मैंने भी सोचा बचा थे अभी इसमें क्या होगा, अभी नजर आके उन्होंने देख तो लिया ही है उन्होंने। तो गन उनके पास नहीं लगी थी, गन तो मैंने छुपा दी थी अंदर स्टोर के। उसने मुझे अरेस्ट कर लिया। उसमें वो 3 चार्जेस उन्होंने बनाए थे, उसमें से एक था शूटिंग नियर पब्लिक हाईवे, कैरिंग इलीगल फायर आर्म, कैरिंग वेपन विदाउट अ लाइसेंस। वो तीनों फैलनी होती हैं ये, ग्रेड ए फैलनी। तो उसमें अरेस्ट करके मुझे ले गए। तो उसके बाद बहरहाल उसमें बॉन्ड हो गया था मेरा, पर वो उससे छूट गया मैं केस में, लकीली। उसका वाकया अगर आप कहा तो बता देता हूँ आपको कि वो फनी स्टोरी एक्चुअली। जब वो लेके गए मुझे कोर्ट में, जब मेरी हियरिंग हुई, तो मैं लॉयर लेके नहीं गया था, क्योंकि लॉयर लेके जाओ तो आप ऑलरेडी गिल्टी लगते हो। मेरे जहन में तो यही था कि आप जब भी लॉयर लेके जाओगे तो लगता है कि आपने कुछ ना कुछ किया। तो मैंने सोचा कि मैं जरा पाकिस्तानी ड्रामा करता हूँ यहाँ पर। तो उसके सामने, जज के सामने मैं खड़ा हो गया। मैंने बोला, ये तो बोलता है यू हैव चार्ज विद दिस थिंग, डू यू अंडरस्टैंड? मैंने बोला आई अंडरस्टैंड द चार्ज, पर ये मैंने किया नहीं है। ये बोलता तुम यू साइन द कन्फेशन के यू डिड। मैंने बोला वो पुलिस वाले डरा रहे थे, मैं पाकिस्तान से हूँ, एंड आई वाज रियली स्केर्ड कि ये मुझे मारेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, आई एम ऑलरेडी पैरानॉइड। मैं छोटा था, कीप इन माइंड कि ये तो आई मीन उस वक्त की पिक्चर आप देखें तो आई यूज्ड टू बी अ किड। तो मैंने चीखना रोना शुरू कर दिया कि आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट, ये तो पुलिस वाले डरा रहे थे तो मैंने डर के मारे जो है वो लिख दिया। लेकिन बोलता है व्हाट हैपेंड? तो मैंने बोला मैंने सिर्फ अपने स्टोर में काम कर रहा था, तो मैंने बाहर धमाके सुने, तो मैं बाहर भागा और ये देखा तो ये पुलिस वाले आके मुझे पकड़ लें। तो जज ने उसको, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को, यूएस अटर्नी को, और मैंने बोला ये चोरी भी की, ये पुलिस वाले आके हरास भी करते हैं हमको, सामान भी उठा के ले जाते हैं यहाँ से हमारा, एंड आई हैव नेवर डन एनीथिंग। तो उसने यूएस अटर्नी को, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को उसने पूछा कि गन कहाँ है, वेपन कहाँ है? तो उसने बोला वेपन तो नहीं। तो बोला हाउ डिड यू ब्रिंग दिस किड अप हियर, ही इज क्राइंग, आई मीन तो उसको, जज को बेचारे को बहुत रहम आया है। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी मुझे कहा कोने में ले गया, बोलता है व्हाट डू यू वांट? मैंने बोला आई वांट गो होम। बोलती है तो चार्ज के साथ तो तुम घर नहीं जा सकते। मैंने बोला मैंने तो किया नहीं है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। बोलती है डू यू वांट टू हैव अटर्नी? मैंने बोला मेरे पास पैसे भी नहीं है लॉयर के, मैं तो $4 घंटे का कमाता हूँ, तो आई डोंट हैव मनी टू ईट, वी टॉकिंग अबाउट कि मैं लॉयर करूँ, आई डोंट हैव मनी टू लॉयर, आई डोंट नो, मुझे छोड़ दो। तो खैर वो उसने बहुत तंग आके फोर एंड बैक चलता रहा। फाइनली बोलती है कि देखो मैं डिसमिस तो नहीं कर सकती चार्जेस से, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं तुम्हें नॉन वायलेंस काउंसलिंग दे देती हूँ 1 महीने की, उसके बाद तुम घर चले जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं नॉन वायलेंस काउंसलिंग में चला गया। वहाँ भी यही हुआ कि वहाँ जो घूम रहे थे वो सारे अलग मखलूक थी, क्योंकि मैं, मुझसे तो वो वजन में बहुत बड़े थे, शक्लें भी उनकी टैटू वैटू वाले हुए थे, सारे उनके मुंह पे टैटू थे। तो वो लड़की ने, जब मुझे काउंसलर ने देखा तो बोलती तुम क्या करने आए हो यहाँ? मैंने बोला मुझे नॉन वायलेंस काउंसलिंग कोर्ट ने दी है,
बोलती है वजह, मैंने बोला पता नहीं क्या वजह है, मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी हूँ, स्टोर से पकड़ा, मुझे यहाँ भेज दिया। तो बोलती है तुमने कभी कुछ किया है क्राइम या कोई चीज़? मैंने बोला कभी ज़िंदगी में भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं कैसे होता है, मैं तो स्टोर में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो रेसिस्ट थे वो काले, और उन्होंने जो है वो ऐसा किया मेरे साथ, यादी यादी या स्टोरी बनाई मैंने उसको। तो उसने हंसने लगी, मुझे बोलती गिव मी अ फाइल। उसने फाइल साइन की, बोली गो होम। तो वो डिसमिस हो गया चार्ज, में घर आ गया उसी दिन, एक दिन में ही ये सारा मामला मैं निपटा के, तो आई गॉट अवे विद इट। ये मेरा पहला अरेस्ट था अमेरिका में। कामरान फरीदी की उस टाइम एज क्या थी? यार मुझे पिन पॉइंट करना साल शायद थोड़ा सा टफ होगा, 94 होगा ये, इफ हैव टू बी 94, सो आई वाज लाइक हार्डली 18 19 इयर्स ओल्ड, 19 साल उम्र होगी। आप मूछे मेरी, जो मैंने पहला शेव जो था वो अमेरिका आके किया, मेरी तो रुआ भी नहीं था होठों के ऊपर तो। हर बार जेल से बचकर बाहर आ जाते, फिर लाइफ ने क्या टर्निंग पॉइंट लिया? बस अब मसला तो हो गया था कि अब मुझे अंदाजा, अच्छा मैं लीगल था, कीप इन माइंड, अगर अगर मुझे चार्ज हो जाता वो, मैं जेल चला आता, तो फिर मुझे डिपोर्ट कर देते वो पाकिस्तान। तो मुझे एक घंटी तो खतरे की मेरी बच गई थी कि वहाँ पे ये हो गया। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों का रवैया, जब मैंने ये किया तमाशा, जब मैं वापस आ गया तो इट वाज अ स्लैप ऑन देयर फेस कि ये तो अभी हमने उसको पकड़ा है, एंड उन्होंने मुझे अपनी आंख से देखा था, दे वर विटनेस्ड कि मैंने फायर किए हैं। लकीली मेरी मेरी गन जो थी वो उनके हाथ नहीं लगी, अदरवाइज आई वुड बीन स्क्रूड। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया था कि हैव टू बी मोर केयरफुल, लेकिन वो फिर पुलिस वाले और अग्रेसिव होना शुरू हो गए, थे और मैड। वो भी देख भी रहे हैं कि हम चोरी का सामान भी ले रहे हैं, वहां पे पूरा दिन इलीगल काम हो रहा है, लोग गनों के साथ आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ, यही ड्रग बिक रही है बाहर, कोकेन भी, क्योंकि अब चोरों जो अंदर आते थे उनको ड्रग चाहिए होती थी, हेरोइन कोकेन, तो वो डीलरों ने वहीं जड़ा जमा लिया था। स्टोर के बाहर ऐसा लगता था कि जुमा बाजार लगा हुआ है, बाहर वो ड्रग भी बिक रही है, क्योंकि वो पहले पैसे लेके आएंगे तो वो ड्रग लेनी थी उनको, ड्रग करने वहीं बैठे वो शूट भी कर रहे हैं ड्रग को। तो वो एक अजीब माहौल वहाँ का बन गया था। और पुलिस वालों ने आके थोड़ा अग्रेसिव होके वो क्या करते थे कि सामान उठा के ले जाते थे, अंदर आते थे जो चोरी के, उनको पता था कि हम पे चार्ज बनाएंगे ये छूट जाएगा। तो ये एक था जो इन्होंने एक स्टंट तो कर चुके थे मेरे साथ, तो वो रिटेलिएशन में क्या करते थे, कभी जो सामान का सिगरेट का बैग ले गए, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स उठा के ले गए। तो देन काम तो बंद हो गया, उसके बाद आपका तो प्रॉफिट मार्कअप खत्म होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने एफबीआई को पहली दफ़ा, फिर पहले मैंने उसको, जो मेरा ओनर था स्टोर का, जो कि आई वाज इन पार्टनरशिप विद हिम बाय दैट टाइम, तो मुझे प्रॉफिट शेयरिंग करता था, वो मेरे साथ 50-50 करता था। तो फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार ये तो बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो कहने लगा यार एक काम करो, इनके लोग का एक ही तरीका है, एफबीआई इनको इन्वेस्टिगेट करती है, मुझे सिस्टम पता नहीं था ऑफ कोर्स अमेरिका। कहने लगा यार इनको एफबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, तो तुम वहाँ चले जाओ और उनको कंप्लेन कर दो, ये शायद वहाँ से फिर इन सबको मूव कर देंगे, तो हमारा कारोबार फिर चल जाएगा। तो देन आई डिसाइड टू गो टू एफबीआई। तो उसके बाद दैट्स वर द लाइफ चेंज, कि मैं जब एफबीआई के पास गया और उनको मैंने बताया कि यार दिस इज द प्रॉब्लम, मेरे स्टोर में इस तरह मैं ओनर हूँ, यारी यारी या। तो वो जो एफबीआई का जो एजेंट था, लकीली, और ये बहुत मेरे जितनी भी कहानी है इसमें लक जो है वो बहुत नंबर वन चीज़ है, एंड आई बिलीव इन इट फर्मली, अदरवाइज आई वोंट बी हियर, जिंदा भी नहीं होता ना, तो कभी इस माहौल मामले में पहुंचता। तो वो जो था वो पाकिस्तान में लीगेट रह चुका था, वो पाकिस्तान में काम कर चुका, इस्लामाबाद में जो अमेरिकन एम्बेसी में जो लीगेट, जो एफबीआई साइंड होती है, वो लीगेट, लीगल एड के लीगेट होते हैं, ही वाज वन वन ऑफ द गाइज। तो वो पाकिस्तान में ऑलरेडी रह चुका था, उसको सब पाकिस्तान के माहौल भी पता थे, थोड़े कुछ कुछ उर्दू के वर्ड, माशाल्लाह इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, सारे उसको पता थे, सारी चीज़ें, माहौल भी जानता था। तो उसने जब मुझे मिला, क्या था वेयर यू फ्रॉम, मैंने बताया मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उसको मैंने कहानी बताई स्टोर की। तो उसको वैसे एक वैसे भी पाकिस्तान, आई थिंक वो तरसा हुआ था थोड़ा, उसको बोलता है गुड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, आई नीड, मैंने उसको बताया, मैंने कहा यहाँ मुगल है, फलां जगह है, यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं। तो बोलता है वेल गुड। तो कहता है कि ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट। उसका बहुत इंटरेस्ट एक्चुअली, मेरे ख्याल ये है कि ही एक्चुअली लाइक मी, यानी उस ही समहाउ, वो सिर्फ ही डिडंट ट्रीट शो मी, तो मुझे ऐसा नहीं देखा था कि जैसे यू नो I'm one of the guys. He actually had some kind of feeling. He felt bad for me. उसने बोला ठीक है, I'll help you out. I know the story. मैंने बोला बेटा पीछे से, मैंने बोला I have to make money. I can't live here like this. तो उसने कहा कि मैं हेल्प करूंगा, लेकिन यू हैव टू हेल्प अस आउट, क्योंकि वहाँ तुम्हारे इलाके में जो है वो और काम होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है तुम्हारे इलाके में, जो तुम्हारे पाकिस्तानी लोग करते हैं, डू यू नो दिस गाइस? तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि मैं शाम को कभी जाके उनके पास बैठता था, या हम लोग एक जगह साथ में तो गैदरिंग होती है। तो मैंने बोला इसको, ये एफबीआई, हमारे जहन में एफबीआई मूवी वाली एफबीआई होती है, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या क्या पता होगा। मैंने बोला या आई नो। तो मुझे बोलता है कि आई नीड हेल्प। तो फिर उस वक्त तक तो मुझे पता नहीं था किस कस्म की हेल्प चाहिए उसको। तो देन आई एग्री। तो वो एक जो प्रिलिमिनरी मीटिंग थी वो एफबीआई के साथ ये थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उसने बुलाया, फिर काउंटर जो उसका एक एंटी एंटी गैंग स्क्वाड होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम डिवीजन, वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे।
एंड ही टुक माई स्टोरी, फिर उसने बताया कि वी नीड हेल्प विद दिस एंड दिस गाइज। वो एक उनमें पाकिस्तान के हरीपुर हज़ारा के होते थे, उनका नाम था अमजद खान, अमजद लाला कहते हैं उनको। वो जो बहुत बड़े पैमाने के गैंगस्टर थे, यहाँ वो हेरोइन का काम भी करते थे अटलांटा में, उनकी हेरोइन आती थी। ही वॉज वेरी बिग डील। तो गैंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़े यानी पैमाने पे क्राइम करते थे, और उनके ताल्लुकात जो थे वो दूसरे चाइनीज स्नेक हेड माफिया या वो जूश माफिया, उनको सामान सप्लाई करते थे, वो सारे चोरी कर लेके मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का उनका महीने का जो था वो सामान जाता था। तो एफबीआई उसको वॉच कर रही थी इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग केस में, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ होती है उनको। और दूसरा गन्स के वगैरह के भी, और वो एंटी ड्रग स्क्वाड भी उनकी उनकी नजर आती, वही वो संभारी। तो वो उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा, तो मैं ऑफ कोर्स आई न्यू हिम, तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं जानता हूँ उसको। और मेरे अंदर डर ये था कि एक तो मेरा स्टेटस इलीगल है, मुझे पाकिस्तान तो जाना नहीं है, और दूसरी बात ये कि इनसे झूठ बोलने का फायदा इस मुकाम पे नहीं है, क्योंकि चोरी का सामान तो मैं भी लेता हूँ, तो जब इनको उसका पता है तो मेरा भी पता होगा, विच ही डिड न्यू। बट आई वॉज सो स्मॉल ऑफ अ फिश, मैं तो छोटा काम करता था, उसको मेरी परवाह नहीं थी, उसको परवाह थी वो जो मिलियंस में करता है। आई वॉज डूइंग इन द 10-20 हज़ार 30 हज़ार, और वो करता है $1 million में, तो आई वॉज अ स्मॉल फिश। तो उसने मुझे क्लियर कर दी थी ये बात। तो फाइनली मेरी मैंने असिस्ट किया उस केस में पहली दफ़ा, और उनको समझाया भी कि किस तरह होता है इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग, क्या होती है, कि मेरे आई मीन उनको तो पता था क्या होती है, लेकिन हमारे एंगल से एज एज अ क्रिमिनल एंगल से, क्योंकि हम इन द सेम लाइन ऑफ वर्क, कि कैसा सामान आता है, कौन लेके आता है। उसने बोला आई हैव टू गेट सम हेल्प फ्रॉम इमिग्रेशन, आई हैव टू हेल्प फ्रॉम डीईए, आई हैव टू गेट हेल्प फ्रॉम दूसरे ट्रैफिकिंग गाइस, क्योंकि ये बड़ा काम है। देन वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस, तो दे गाट, उसने एक टास्क फोर्स क्रिएट की, और एक ऑपरेशन उन्होंने उसको नाम दिया ऑपरेशन अमेरिकन ड्रीम, जो आज भी किताबों में भी है, यहाँ भी पढ़ाया भी जाता है। वो जो जिस यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो एक उस केस, वो लैंडमार्क केस उन्होंने पहला किया, जिसका नाम था ऑपरेशन अमेरिकन ड्रीम, क्योंकि फॉरेनर्स इन्वॉल्व थे ज़्यादातर। तो सो देन दैट वाज द केस जिसने दैट गॉट मी हाईलाइटेड। जो फिर मेरी जब जारी बात टास्क फोर्स में जो आईस या डीईए या दूसरी तरह के एजेंट्स थे, तो उनसे मेरी दुआ सलाम भी हो गई, ताल्लुकात भी बन गए, एंड उनको काम पसंद आया। जब एफबीआई से मिलकर गैंग्स को डबल क्रॉस कर रहे थे तो डर नहीं लगता था कि जान जा सकती है? देखें, डर तो जिस माहौल, मैंने जो काम सारी जिंदगी किए हैं, वो डर की तो मुझे स्पेलिंग आती नहीं थी। आई डिडंट नो व्हाट फियर स्पेल लाइक, मुझे तो पता नहीं था डर क्या होता है। अब मैं जिस माहौल, जहाँ कराची में जो जिंदगी मैंने गुजारी है, आई मीन जो हालात, वो तो इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था। वो आप जब आपको एमक्यूएम ढूंढ रही है और जहाँ मिले फायरिंग होती है आप पे, और उन पे कई एक दफा नहीं हुआ, मैं तो गिनना भी नहीं, गिनना चाहूं भी तो नहीं गिन सकता कि कितनी बार हुआ। मैं तो कॉलेज से कई बार ऐसा हुआ है कि वो गेट से भी और फ्रंट और बैक से फायरिंग करे, ऊपर दीवार कूद के भाग रहे हैं, दर 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 दर। वो अल्लाह की तरफ से ये कि उन्होंने बचा के रखा। तो वो उस ये यहाँ पे इतना इतना वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट तो नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स दे विल अटैक यू, दे विल किल यू, लेकिन जो कंपैरिजन टू जो जो मैं पाकिस्तान में देखे आया उसके कंपेयर। अच्छा, अब दूसरी बात, मेरे पास चॉइस क्या है, आगे खड्डा पीछे खाई, मेरे से मैं एफबीआई के साथ, ठीक है। अगर मैं ना करता हूँ तो मैं वापस कहाँ जाऊंगा, पाकिस्तान। उस वक्त तो मेरे जहन में ये, अब मुझे, मैं अगर ना करूंगा, ये बोलेंगे अच्छा इलीगल तो तुम ऑलरेडी हो। अब वो कहते हैं ना पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, मैं इनकी दोस्ती में तो हूँ, और अभी तक जब तक दोस्ती में उसे तब दुश्मनी करूंगा, तो अब क्या करूंगा, वापस पीछे जाऊंगा। इनको मेरे कामों का भी पता है सर। तो मेरे पास एक तो चॉइस नहीं थी। टू आंसर योर क्वेश्चन, यस इट इज डेंजरस, लेकिन मेरे पास, मुझे करना तो यही है। कामरान फरीदी एफबीआई अंडरकवर एजेंट है और एक्शन से भरी जिंदगी भी गुजार रहा है, जैसे कि हमेशा से आप चाहते भी थे। फिर एफबीआई ने आपको पाकिस्तान में क्या असाइनमेंट दी? जो मेरी पहली असाइनमेंट थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ के, जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, ये जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने आना था, तो मुझे 4 दिन पहले, ऑफ कोर्स आई हैड नो क्लू उस वक्त, और मैं समझता था कि पाकिस्तान मेरे लिए एक ड्रीम ही था, क्योंकि मैं जा तो सकता नहीं था। सो देन दे कॉन्टेक्टेड मी के वी वांट यू टू गो टू पाकिस्तान, और अर्जेंट चाहिए हमें कोई, बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि वो शॉर्ट नोटिस था। देयर वाज समथिंग ऐसा जो लास्ट मिनट चीज़ थी। देन दे से वी हैव टू डू इट राइट अवे। They didn't even give me 24 hours के आप न्यूयॉर्क पहुंचेंगे अभी, then you get a flight, तो मैं अब भी लेनी है, मुझे बोलता है you have to get it now। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी अर्जेंट के मैंने बोला कि गिव मी एन आइडिया व्हाट कैन क्या क्या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे तुम, हमारा एक लोकल एजेंट है, वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा, तुम्हें कम्युनिकेशन डिवाइस देके काम समझा देगा। एंड जस्ट सो यू नो कि देयर सम चेंजेस कमिंग इन फ्रॉम गवर्नमेंट। आई ही इसने उसको सिर्फ रेगुलर मतलब हाईलाइट पता थी, ही डिडंट नो द डिटेल्स ऑफ इट। सो पुट मी इन अ प्लेन, वेंट टू इस्लामाबाद। मैं उन लोगों को पता था कि आई मीन आई हैड इशू, सो ऑफ कोर्स ही सेड विल कवर यू, डोंट वरी अबाउट इट, विल कवर यू।
तो मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो मुझे वहाँ के जो लीगैप जो था वो FBI का, उसने मुझे कांटेक्ट किया, वही मुझे पिक किया गाड़ी में, और वो लेके मुझे एक होटल में गया उसने। अ, तो उसने बताया, मैंने पूछा कि काम क्या, वाज रियली क्यूरियस डाइंग टू नो कि क्या काम है। तो उसने बताया कि शायद कुछ रिजीम चेंज होने वाली है यहाँ पे, एंड वी हैव so we don't have anybody who can cover what's going on in the streets. I mean, we want you to monitor it. और उसने फिर मुझे एक सैटेलाइट फोन वहाँ पे होता है, I didn't know it until then, first time I saw it, उसको थोराया कहते हैं। तो he gave hand me a phone, a set phone जिसका antenna होता है। तो मैंने बोला वाई दिस, अब ये तो थोड़ा अजीब सा लगेगा मुझे, इसको बल्कि था थोड़ा। तो बोलता कि दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, ये सिक्योर लाइन होती है हमारी, तो देन यू हैव टू यूज दैट एंड कीप अस पोस्टेड। अगर कोई इमरजेंसी होती तो ही गिव मी अ कोड के उस पे ऐसा करना। मैंने कहा व्हाट कैन बी द डाउन, बोलता है इन केस अगर तुम्हें ISI या कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी वहां पे है, इफ दे क्वेश्चन और आस्क, या सो डोंट से अ वर्ड, चुप रहना, एंड we'll take care of it, we'll get you out, बट अपने मुंह से कभी एडमिट नहीं करना कि किसके बिहाफ पर हो, तुम यहाँ क्या काम कर रहे हो यहाँ पर। So that was my first assignment to monitor जब regime change हो रही थी पाकिस्तान में, of course वो take over by General Pervez Musharraf। क्या पाकिस्तान मिशन पर फेक आइडेंटिटी से आए? नहीं, मैं इस्लामाबाद में अपने उसी पाकिस्तानी पासपोर्ट से, जिससे जो मेरा असली पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैं जब पाकिस्तान से निकला था तो मैं असली पासपोर्ट से नहीं निकला था, मैं नकली पासपोर्ट से निकला। जब मैं वापस आया तो आई केम इन, क्योंकि जो पासपोर्ट न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट से बनवा लिया था, जो असली पासपोर्ट था। तो सो जब मैं वापस आया हूँ, जिस पासपोर्ट पे मैं पाकिस्तान घुसा, तो वो मेरा असली पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अमेरिका उस वक्त किस साइड पे था? मेरा सवाल, ऑफ कोर्स आई वाज क्यूरियस ना, मैं पॉलिटिक्स में उस वक्त इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था, नॉट नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन आई हैड टू नो, जब आप कोई काम करना चाहते हैं स्पेशली, ये तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करी ना, ये मेरा पहला केस तो नहीं, आई बीन डूइंग केसेस फॉर 99, अभी अब 94 99 तक, तो ये रोज हफ्ते 10 दिन, मैं दिन में 2 2 3 3 केसेस भी करता था, यानी आई वाज वर्किंग 2 केसेस और 3 केसेस अ डे, यानी ऐसा होता था कि दिन रात मैं काम ही करता था वहाँ। तो मुझे इतनी अकल तो थी कि इनका पैटर्न क्या होता है या FBI का पैटर्न क्या होता है। सो मेरे लिए आई वाज, मैंने आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाई मी, एंड व्हाई, बोलता है कि व्हिच साइड वी ऑन। सो बोलता है द साइड हुज टेकिंग ओवर वी वरी अबाउट दैट। मैंने बोला कि कंसर्न क्या है, आर यू वरी अबाउट द गाइज हु, यानी नवाज शरीफ गाइज साइड। बोलते हैं ना, वी हैड टू कंसर्न अबाउट द मुशर्रफ साइड। सो उसके लिए जाहिर बात है वो अमेरिकन कंसेंट से आ रहा था, दे वर कंसर्न। एंड सो तो जो मरीन सिक्योरिटी थी उस वक्त, वो मैरियट इस्लामाबाद होटल में वो थे, तो यानी मेरा बैकअप प्लान था कि इफ आई समथिंग हैपन, इफ आई हैव टू रन, या अगर, तो आई हैड टू गो टू मैरियट इस्लामाबाद। बोलता एम्बेसी की तरफ नहीं आना, क्योंकि वो दोनों चौकियां होती हैं आगे पीछे, पुलिस चेक पोस्ट थी। तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू रन टू मेक श्योर मैरियट, वहाँ पे मरीन सिक्योरिटी है, अमेरिकन मरीन्स जो है वहाँ पे पोस्टेड हैं ऑलरेडी। उस वक्त इस्लामाबाद मैरियट में मरीन्स थे। अब तक आपकी फैमिली पाकिस्तान में थी और अब अमेरिका से स्पाई मिशन भी आप कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मॉनिटरिंग करने के लिए FBI ने क्या डील दी? पाकिस्तान में जो जो लीगैत था, जो एम्बेसी, ही वॉज वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा, बहुत समझदार। वो पाकिस्तान में बहुत अरसे से था, अभी रिटायर्ड है, वो दुबई में रहता है, इज स्टिल अ गुड फ्रेंड। तो उसने क्या किया कि उसने मुझे कहा कि यार मैं एडवाइस करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को यहाँ से मूव कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या काम। उसके पास मेरी फाइल थी, उसने बोला मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी एंड यू प्लेइंग सम डेंजरस गेम्स, तो ये ना हो कि यू गेट इनटू समथिंग कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर रिटेलिएट हो, तो यू हैव टू गेट योर फैमिली आउट। अब मेरे वालिद साहब की गारमेंट फैक्ट्री थी कराची में, एंड ही अब वालदा, सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ें, इट वाज नॉट एन ईजी थिंग कि मैं अपने घर वालों को बोलो चलो पैक करो निकलो। तो जब मैंने घर वालों को कांटेक्ट किया तो इट वाज अ बिटर स्वीट थिंग कि सारी बात है, बेटा, आई मीन जो अकलौता बेटा हूँ मैं, तो उनके साथ रहना या फिर वो सारी चीज़ें, और या तो फिर पाकिस्तान। तो मैंने कहा प्लीज़, मुझे मुश्किल हो जाएगी। उनको मेरा काम नहीं पता था मैं क्या करता हूँ, उनको हैड नो क्लू। तो खैर उन्होंने, अमेरिकन एम्बेसी ने मेरी फैमिली को पूरा एक, आई थिंक वो 48 आवर में उनको उन्होंने पेरोल वीज़ा इशू कर दिए। वो पासपोर्ट पे नहीं लगते, वो स्पेशल वीज़ा होते हैं। मोस्ट हम पाकिस्तानी आई डोंट हैव एवर सीन इट, बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट होती है वो, और वो एम्बेसी एम्बेसडर के सिग्नेचर पे होता है। तो बगैर बगैर वीज़े के, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, आपके ब्लैंक पासपोर्ट के साथ, मेरी फैमिली जो थी वो पूरी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दे गेट इनटू PIA एंड देन PIA डायरेक्टली टू न्यूयॉर्क। जो परवेज मुशर्रफ का, जहाँ तक फिर आई स्टार्ट सूपिंग अराउंड कि क्या क्या इंटरेस्ट है, विच इज माई नेचर इज वेल। तो उन्होंने फिर समझाया कि वॉर ऑन टेरर, वी हैव दैट इशू, मीन दिस नेक्स्ट डोर इज लाइक बर्निंग राइट नाउ एंड इज गोना गेट वर्स्ट। तो हमें वी नीड समबडी विद इंश्योरेंस चाहिए कि देन वी कैन ऑपरेट आउट ऑफ, देन वी हैव लॉट ऑफ इंश्योरेंसेस फ्रॉम जनरल परवेज मुशर्रफ के वी कैन ऑपरेट आउट नेक्स्ट डोर विद द कंसेंट एंड हेल्प of General Pervez Musharraf. He is the guy from now on जो help करेगा, क्योंकि of course traffic
वाया पाकिस्तान जाता है, आपकी लॉजिस्टिक वाया पाकिस्तान जाती है, डायरेक्ट तो लॉजिस्टिक वगैरह नहीं आती है, एंड पाकिस्तान वाज द क्लोजेस्ट थिंग टू अफगानिस्तान। एंड ऑल्सो उनको ये पता था कि वी आर इजी, यानी सस्ते में बिक जाते हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन जनरल परवेज मुशर्रफ को उन्होंने चूज किया, एंड दैट होल थिंग वाज विद हैपन। उसके बाद आपने खुद भी देखा कि हाउ ही हेल्प अमेरिकन इन वॉर एंड टेरर, बेसिस भी दी, ड्रोन्स का भी, फुल्ली हर चीज खुली छूट थी, अमेरिकन धन आते फिर रहे। मीन लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू डू व्हाटएवर। अगर किसी ऐसा भी, ऐसे आई मीन आई नो दैट बिकॉज आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, कि एफबीआई रेड करती थी, एफबीआई जेटीटीएफ, यानी लोग कहते हैं एफबीआई ऑपरेट का, नहीं, एफबीआई जेटीटीएफ, सीआईए कहीं रेड्स में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जब वो आपके सिर्फ क्या करते थे कि लोकल पुलिस को, इवन आईएसआई के कुछ लोग या फिर लोकल पुलिस, और उसका अमेरिकन लीड करते थे रेड को। तो ऐसे कई रेड्स हुए हैं, कराची में भी हुए हैं, पिंडी में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, उसके बाद इलाका घर में, तो इधर पिशावर और इसके असना में हैदराबाद, यहाँ पे ऐसे कई रेड्स थे जिसमें अमेरिकन लीड कर रहे थे और आपकी पुलिस सेकेंडरी होती थी। दैट वाज कंसर्न विद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के कंसेंट से हो रहा था ये। फिर 9/11 होता है। कुछ अरसे बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अरेस्ट करके लेकर जाया जाता है। आपको अरेस्ट से पहले क्या पता था कि ये होने जा रहा है? नहीं, डॉक्टर साहब का मुझे मेरी नॉलेज में नहीं था, क्योंकि वो किसी और जोन के उसको डील करता, वाशिंगटन डीसी की डील कर रहा था। मैं न्यूयॉर्क ऑफिस के साथ काम करता था, तो वाशिंगटन डीसी जो था वो डील कर रहा था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाले केस को। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस कहते हैं जिसको, कि जैसे सर्वेलेंस होती है, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस थी। ये स्टोरी मुझे बाद में पता चली, ऑफ कोर्स, क्योंकि आई वाज इंटरेस्टेड इन क्या हुआ। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो था वो उनको वाशिंगटन डीसी ने डील किया और शी गॉट अरेस्टेड, उनको पाकिस्तान से अरेस्ट किया। शी हैड एफिलिएशन, उनका कहना यह है कि शी हैड एफिलिएशन विद अलकायदा एफिलिएशन है, एंड शी हैव एक्सेस टू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो उनका ख्याल ये था कि व्हेन दे अरेस्ट, यानी आफिया सिद्दीकी इटसेल्फ कोई इंटरेस्ट नहीं था उनके लिए। और मोस्ट जो लोग काउंटर टेररिज्म में जो पकड़े जाते हैं वो इंटरेस्ट नहीं होते, इंटरेस्ट उनका ये होता है कि व्हाट कैन ही टेक अस टू, यानी ये ब्रिज होता है, या इसको आप स्टेट सिस्टम कहते हैं, कि आप एक पकड़ते हैं, उससे दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे तीसरे के पास जाते हैं। सो शी हैड, दे नो कि शी इज इन लूप विद सम द बिग गाइज। तो उनका इंटरेस्ट ये था कि उससे इंफॉर्मेशन यानी ज्यादा लेंगे और देन दे गेट इट टू समबडी एल्स। सो दैट वाज द थिंग विद आफिया सिद्दीकी। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, देन शी गेट चार्ज विद शूटिंग अमेरिकन मरीन। तो ये चार्ज उन पे बना था, भोंडा चार्ज, आई नो दैट, पर दैट वाज द रीजन, एंड विद द कंसेंट विद जनरल परवेज मुशर्रफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कंडीशन कैसी है और आपको क्या लगता है कि अब उनको रिलीज कर दिया जाएगा? नहीं जी, नामुमकिन। एक तो पहली बात ये बता दूं, सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ, रिसेंटली आई आई इंक्वायर्ड, मैं टच में रहता हूँ, सारी बात है सब लोगों के। तो जेल में जाने से पहले, जब मैं जेल में गया अमेरिका में, तो उससे पहले आई वाज लुक, मैं किसी से बात कर रहा था जो एक एजेंट है, उसने बताया कि यार, और पाकिस्तानी गर्ल, उसको पाकिस्तानी गर्ल कह के बुलाते, तो यार और पाकिस्तानी गर्ल, शी लॉस्ट हर माइंड, क्या कहते हैं, उसकी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो चीखती है, और वो शी इज इन आइसोलेशन में थी, वो काफ़ी अर्सा, उनको बहुत अर्सा आइसोलेशन में रखा है। तो शी वाज हालिंग स्क्रीमिंग, मेडिकल नहीं दिया गया उनको, खाना वो वैसे ही उनका बहुत मुश्किल था, हजम नहीं होता। यहाँ मैं भी जेल में रहा, मुझे पता है क्या देते हैं खाने को, तो वो वैसे ही हलक से नहीं उतरता। लेकिन उनकी शी लॉस्ट हर माइंड, उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो अब इस वक्त ठीक नहीं है। कामरान फरीदी, ये बताइएगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैसे कैसे टॉर्चर किया गया? उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। ये तो जब उनको उनको उन बग्राम में, जब उनको एयरबेस में जब उनको लिया गया, तो उस वक्त उनको उनके ऊपर टॉर्चर हुआ था, और उनको काफ़ी पुश एंड शव किया गया था। शी वाज ऑफ कोर्स स्क्रीमिंग, उस वक्त भी वो बहुत बुरे हालात में थी। जब उनको अमेरिका लाया गया तो इंटेरोगेशन की काफ़ी हुई, इंटेरोगेशन में उन्होंने जवाब नहीं दिया किसी को भी, शी डिडंट वांट टू आंसर एनीथिंग। वो बहुत बस चीखती थी और रोती थी, सारी बातें, मिसिंग हर किड्स एंड फैमिली, और आप औरत को उठा के ऐसे ले आए दंदनाते हुए, उनको बुरे हालत में रखा हुआ था। वो टेम्परेचर क्या करता है कि इनका खास टॉर्चर ये कि वो टेम्परेचर बिलो 60 कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस वो हर चीज़ बर्फ़ की सिल की तरह ठंडी हो जाती है वो कंक्रीट पे। तो उनको उनके साथ सेम ट्रीटमेंट उन्होंने किया था कि देवर ट्रीटिंग, और उसकी दिमागी तवाज़ुन वैसे भी जो थी वो कोई अच्छी नहीं थी उस वक्त भी, और नाउ शी इज़ रियली इन बैड शेप। आइसोलेशन जो है ना मेरे भाई, ये आदमी को वैसे ही पागल करते हैं। अगर किसी को पागल करना हो, आप उसको कैद तन्हाई, आप उसको 1 साल रख दें, तो आई थिंक उसके बाद बहुत मुश्किल होता है उसका सेन होना, यू लूज योर माइंड। क्या किसी और मुल्क में अमेरिका ऐसी बदमाशी करता है? नहीं, अनलेस अंटिल के कंट्री पूरी उनके पास हो। जैसे इराक में उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो इराक में जब अमेरिकन मरीन्स थे वहां पर बदमाशी थी की, दे हैड द कंट्री अंडर कंट्रोल। लेकिन एक जैसे
एक आज़ाद मुल्क जिसको कहना चाहिए, हम आज़ाद मुल्क हैं, ऐसा मैंने अब तक नहीं देखा। और मैंने पूरी दुनिया में, आई मीन, मेरा कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ मैंने नहीं काम किया। अफ्रीका में भी किया, एशिया में भी किया मैंने काम। आई मीन अफ्रीका के बदतरीन मुल्क जिसको इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, लीबिया, मैंने सब जगह काम किया भाई। तो मैंने आज तक कोई ऐसा बांग्लादेश जैसा मुल्क, यानी कि कह लें कि अगर हम आज के हिसाब से बांग्लादेश से भी बदतर हैं, कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऐसा कहीं मैंने आज तक नहीं देखा कि इतनी आज़ादी से। मैं केनिया में भी काम कर रहा था अंडर अमेरिकन कंसेंट, तो दे हैड टू, उनको वो अंदर केनियन कंसेंट काम होता था मेरा। मैं नहीं जाता जनधन आता अंदर घुस गया किसी भी ऑफिस में कहीं भी काम करा, ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मैं तुर्की में जब काम कर रहा था तो जाहिर बात है, मैं तुर्की में एज एन अमेरिकन काम कर रहा था, तो वो तुर्किश गवर्नमेंट को पता नहीं था। अगर वो बताते तुर्किश गवर्नमेंट बेड़ा गर्क कर देती कि तुमने कैसे आदमी भेज दिया। इंडिया कोई आज़ाद मुल्क में कोई आप अपना एजेंट भेज के बेड़ा गर्क, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या पाकिस्तान अमेरिका की गुड बुक्स में है? देखें जी, पाकिस्तान गुड बुक्स में तो कभी नहीं था। एंड आई विल टेल यू दिस, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। जब पाकिस्तान के साथ वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ तो उस वक्त तक, जब शुरू किया, वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते थे। इनके ये अमेरिकन ये कहता था कि हम पाकिस्तान प्ले बोथ साइड्स। उनको ये तो पता था, जैसे जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ हवा बनाएंगे, वो शेर आया, शेर आया, शेर आया। आप पैसे कैसे लोगे अमेरिकन से जब तक यू क्रिएट अ थ्रेट पर्सोना कि ये देखो ये इतना बड़ा शेर है, ये तुम्हें खाने के लिए आ रहा है, नाउ गिव अस मनी सो वो किल दिस लायन, हम इसको यहाँ विल हेल्प यू, बट वी नीड मनी, हमारे पास तो कुछ नहीं है। सो दे अमेरिकन का कहना है कि द रीजन वी डिडंट ट्रस्ट, और कई दफा ऐसा भी इन्होंने, अमेरिकन वर्जन ये है कि जैसे हम रेड करने के लिए कहीं जा रहे हैं या हमारा कहीं, एंड वी लेट, यानी जब हमने अमेरिकन, ये लीक हो जाता था जब पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन की, तो वो लीक, तो ये कभी इन्होंने इंटेल शेयर नहीं की। अब एक्टिव इंटेलिजेंस कभी पाकिस्तान के साथ, इट्स अ नो नो प्रोसेस, कभी नहीं शेयर करते थे, नंबर एक। नंबर दो, अब आप सोचिए ना कि आपके साथ कह रहे हैं कि भाई आपके मुल्क में काम करना है पर मैं बताऊंगा कुछ नहीं। मैं ब्राजील में था, मैंने केसेस किए हैं ब्राजील में, काफी, ब्राजील एक गरीब मुल्क है, बहुत गरीब है, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन ब्राजीलियन पुलिस ने डंडा दे दिया था। मैंने एक काम वहां किया था उनके कंसेंट के बगैर, वो उसका चीफ ऑफ पुलिस यहाँ फ्लाई करके आ गया मियामी में, गालम गलोच वो उठा पटक शुरू हो गई थी कि भाई हाउ कैन यू, यू कैन नॉट ऑपरेट, ये मेरी कंट्री है, यू कैन नॉट कम, ये कोई उठाएगी रचक। पाकिस्तान में रोज होता था ये। तो ऐसा कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी और मुल्क में, और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, बिना अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी ट्रस्ट नहीं किया, सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कभी इंटेलिजेंस शेयर की, ना कभी रिपोर्ट शेयर की, कुछ नहीं बताते थे कभी पाकिस्तान को। जब आपके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर सर्वेलेंस हुआ, या दूसरी यूटीएन, उम्मत तहरीक नौ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो अफगानिस्तान में हेल्प कर रही थी, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एफबीआई कर रही थी बड़े पैमाने पे, उन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ नहीं बताया था। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कर रहे हैं आपके मुल्क में आके। जिन गैंग्स के अगेंस्ट काम किया उनसे थ्रेट रहा? वो लाइफ को थ्रेट तो मेरे भाई, वो रोज रोज की कहानी थी। आप जब, क्योंकि मेरी सारी ज्यादातर डीलिंग जैसे जैसे MS-13 का केस है, या उसके अलावा मैं चाइनीज स्नेक हेड माफिया के साथ काम कर रहा हूँ, या मिसाल के तौर पे इटालियन माफिया, रशियन माफिया, तो ये सारे लोग ये छोड़ते नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि आप इनके अगेंस्ट काम करें, इफ दे फाइंड इट दे विल किल यू। नंबर वन चीज ये होती है, दे एलिमिनेट यू। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डू इट एवरी डे। और ये बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान की और ये पूरी दुनिया की क्रिमिनल, यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, दे आर बहुत यानी रूथलेसली मार देते हैं आपको। दे कैन मेक एग्जांपल आउट ऑफ यू। तो डेंजर, खतरा तो हर वक्त ही रहता था। आई मीन इट वाज ऑल दैट थिंग। इंटरनेशनली जो मुझे, जब मैंने गया, लीबिया वॉज वेरी वेरी डेंजरस ऑफ कोर्स। लीबिया, मुझे जब सूडान में जब मैं ऑपरेशन करता था, जब, क्योंकि वो सूडान में आप डायरेक्ट फ्लाई नहीं कर सकते, सूडान में लैंड करने के लिए आपको इथियोपिया जाना पड़ता था, अदीस अबाबा एयरपोर्ट। अदीस अबाबा से जब ड्राइव करके सूडान जाते हैं, वो पूरे रास्ते जो है वो हाईजैकिंग वाला एरिया है, यानी वो अगवा तवान जिसको आपके ज़बान में कहते हैं, वो पकड़ लेते हैं, आपको स्लेव रखते हैं। तो उसकी टांग में चेन बांध देते हैं, वो एक एक साल, 1.5 साल तक आपसे पैसे, वो मुस्तकिल पैसे देने पड़ते हैं, दे कीप यू ऑन बीच, रोज मारते हैं। तो एक तो सीरिया मेरे लिए बहुत डेंजरस था। सीरिया में मेरे पर अटैक, सीरिया में हमारे पर, मेरे, मैं जब जा रहा था सीरिया में था, मैं वॉर जोन में, इदलिब की बात कर रहा हूँ मैं इदलिब से हमा की तरफ जा रहा था, जो सहरा है, डेजर्ट है वो, बीच में। तो वहाँ आप रात को ही सफ़र करते हैं, दिन में तो नहीं करते, क्योंकि वो अमेरिकन जेट, जो सॉरी रशियन जेट जो है वो वहाँ होते हैं, या निज़ाम, निज़ाम का मतलब हो गया जो बशार अल असद आर्मी का जो हेलीकॉप्टर्स हैं या उनके प्लेन्स हैं, या जोर्डेनियन थे, वो डेल हिट, उनको तो नहीं पता गाड़ी में कौन है नीचे। तो मुझे क्लियरेंस लेनी पड़ती थी कि मैं अमेरिकन, हमारे पर रॉकेट रेडियो होता था, आई लेट देम नो कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। तो एक दफ़ा मिसकम्युनिकेशन हो गई, आई कुडंट, मैं, मेरे साथ अलकायदा के लोग थे गाड़ी में, अबू उसामा, एक दहशतगर्द है इजिप्ट का, अबू उसामा के नाम से होता है,
हायर अप गाय अलकायदा। तो मैं कांटेक्ट करके नहीं बता सका अमेरिका को कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ उसके साथ हमा की तरफ। तो हम लोग रात को ट्रैवल करते हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ आप हेडलाइट के साथ गाड़ी नहीं चला सकते, हेडलाइट के साथ चलो तो लाइट पे तो बम आके लगता है। तो हम लोग फ्लैश लाइट अंदर रखते थे, टॉर्च थोड़ी देर के लिए खोलते हैं फिर बंद करते हैं, खोलते बंद करते हैं कि जस्ट टू मेक श्योर कि रास्ते को बंद है। तो आई वाज इन वो रशियन जेट्स ने आके बमबारी शुरू कर दी। हम वी हर्ड इट क्योंकि मुझे एक दो रेडियो होते हैं, एक तो लोकल जो रेडियो होता है उसमें बताते हैं तैयार हो, वो कोड आ जाता है वहाँ पे कि बॉम्बिंग हो रही है, कि वो डायरेक्शन देख लेते हैं। तो आई हर्ड द विसल, जब देखा तो हम लोग गाड़ी से बाहर कूदे। और तो रशियन जेट वो लक किस्मत ही कह लीजिए, उसमें और कुछ नहीं होता कि वो देवर थ्रो बॉम्ब्स। तो लकीली मेरे ऊपर नहीं गया, मेरे पास अगर गिर जाता तो आई वुड बीन डेड। क्लस्टर बॉम्ब दूसरा वहां पे वो फेंक रहे थे। तो फर्स्ट टाइम आई डेंट नो, अमेरिकन को भी नहीं पता कि रशियन क्लस्टर बॉम्ब यूज कर रहा है वहां पे। वो क्लस्टर बॉम्ब इलीगल होते हैं, जो खिलाफ है जेनेवा के माहदे के या जो इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है कि आप क्लस्टर बॉम्ब एक खिलाफ के। वो क्या होता है कि एक पैराशूट की तरह एक कैनिस्टर आके नीचे गिरता है और उससे गोल्फ बॉल के साइज की बॉल हैं वो आके बिखर जाती हैं। तो अगर वो इंजन हीट, अगर आपकी इंजन स्टार्ट किया गाड़ी का, हीट सिंक होता है तो वो आके लगती है और ब्लास्टेड। तो अब वो गाड़ी हम पूरी रात नीचे सहरा में लेटे हैं और वी कुडंट टर्न द कार ऑन, जाहिर बात है। और पूरी रात आप उससे यही देख रहे हैं कि आप गिरा और तब गिरा, आप आसमान पे से शूं करके वो गोले गिर रहे हैं नीचे। तो आप बस दुआई कर रहे होते हैं कि यार अल्लाह खुदा खैर करे। वो सुबह सुबह खैर करके सुबह हुई और वो बहुत लंबी रात होती है। जब जब आदमी के ऊपर मौत होती है तो वो एक एक मिनट जो होता है ना, वो एक एक साल के ऊपर बारी होता है। आपको पता है कि यू गोना डाई एनी मिनट। तो आप वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं, बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह कि सब तरफ आपके जो है वो बमबारी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट अवे फ्रॉम इट, निकल गया। कीप इन माइंड एक रिस्क ये होता है कि अगर कहीं से मेरी तरफ से लीक हो गया, अगर कोई भी लीकेज, अगर अलकायदा को शक हो गया कि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, तो वो आपके ख्याल में मेरे साथ क्या करते? वो दे वुड हैव कट माय थ्रोट, मेरा गला काट देते। सो जस्ट टू लेट यू नो, टू अंडरस्टैंड कि कितना डेंजरस होता है ये मामला। कि मुझे इंस्ट्रक्शन ये थी, इन केस अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, यानी आपको एफबीआई पर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शक हो गया आप पे, तो ऑफ कोर्स दे गोना लेट मी गो। तो वो राइट अवे तो नहीं मारते, दे पुट यू इन, ट्राई टू अगर वो निगोशिएट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको अपने आप से कहीं से आप मेक श्योर करेंगे आप ब्लीड, या तो अगर आप ब्लीड ना कर रहे हैं वैसे तो आपको मार मार के वैसे ही ब्लीडिंग हो रही होगी, अगर नहीं हो रही अब ओके, तो अपना मुंह से आप काट के किसी तरह से इतना फाड़ लो कि आपके इतना खून निकले कि हाथ भर जाए। तो वो आपको दीवार पे स्मेयर कर दें कहीं पर जिसमें है, क्योंकि इनके पास एआर रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर होता है जिससे ये रिफ्लेक्ट करके ये ब्लड स्ट्रेन से गेट द डीएनए सैंपल्स आउट। कि आप अगर पता नहीं चले कि मैं कहाँ हूँ या मर गया हूँ या कुछ हो गया, तो एटलीस्ट दे कैन ट्रेस इट के यहाँ यहाँ पर था। तो वो एक इंस्ट्रक्शन आपको ये होती है कि आप अपने आप को काट के अपना ब्लड जो है वो दीवार पे स्मेयर कर दें खास डायरेक्शन में, कि आप सर्कल बना दे तो उनको पता हो कि वो रिफ्लेक्ट करें, दे कैन चेक द डीएनए। और हमारा जो स्वाब, हर दफा जाने से पहले वो स्वाब लेते हैं और वो स्वाब मास्टर कंप्यूटर में होता है कि उनको पता हो कि डीएनए, ताकि वो ब्लड से डीएनए डिटेक्ट कर सकें। अगर आपकी लाश नहीं मिली या उनको मस्क शुदा लाश का है वो, या सर कटा हुआ है, दे कैन आइडेंटिफाई बॉडी से। सो दैट इज वन थिंग। सो आपको जब हर जाने से पहले आपको ये बता रहे हो कि भाई आपके आप डीएनए सैंपल दे रहे तो आपके जहन में वो घूम रहा है। और मैंने गला कटते हुए देखा है भाई, ये वो बड़ी अजीब चीज होती है वो। किसी को गोली मार दो उसका मरना बहुत आसान होता है, लेकिन वो जब गला काटने वाला जो है ना, वो कौन गले छुरी से काटते हैं, तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वापसी में जब मैं सीरिया से तुर्की आ रहा था, फिर मैं पकड़ा गया। मुझे तुर्किश इंटेलिजेंस ने अरेस्ट कर लिया था जब मैं तुर्की क्रॉस कर रहा था वापस। उस वक्त मेरे पास आर्टिफैक्ट्स थे बैग में, जो आर्टिफैक्ट्स क्या बोलते हैं जिसको, आसार जो होते हैं ना, जो वहाँ की उन्होंने अलकायदा या आईसिस ने जो थे वो क्या कहते हैं उसके, म्यूजियम्स जो थे उनको लूट लिया था। और उसमें से जो सोने के कॉइन्स थे वो सब चीज़ वो मैंने बाय कर ली थी, क्योंकि वो अमेरिकन को चाहिए थे। तो वो मेरे बैग में थे, वो इलीगल एज हेल। तो मैं जब वापस आया तो तुर्किश इंटेलिजेंस ने मुझे अरेस्ट कर लिया, देवर वॉचिंग। तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया, टुक मी इन कस्टडी। अब उनको तो नहीं पता कि मैं अमेरिकन के लिए काम करता, दे थॉट आई वाज अलकायदा। तो उन्होंने फिर वो 3 दिन तक उन्होंने टॉर्चर किया, उल्टा लटका के मारते थे वो, कि व्हाट यू डूइंग, हु यू विद। तो ऑफ कोर्स दे हैड नो क्लू। मेरे पास कोई पाकिस्तानी वो अमेरिकन पासपोर्ट तो नहीं था वहां पर, मेरे पास सीरियन पासपोर्ट था, मेरे पास सीरियन आईडी थी, मैं अबू उमर उसामा के नाम से था वहाँ पे। तो उन्होंने वहां बहुत 3 दिन तक मारा, पूछते रहे। आई कुडंट से क्या वो अमेरिकन, अगर मौत नंबर जेल हो जाती। तो फाइनली दे लेट मी गो। ये समझे, मैंने उनको बताया कि मैं सिर्फ हेल्प करने गया था वहां पर, और मैंने देखो ये खरीदे, उन लोगों को पैसे चाहिए थे, आई हैड मनी, सो आई बॉट दिस एंड मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ यहाँ पे तुर्की से, मैं उसको वापस दुबई भेजना है, आई एम लीविंग। सो दे लेट मी गो विदाउट फर्दर पिटाई के। सो दिस हैव बीन डन, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम। आप
एक मुल्क में है उसी की इंटेलिजेंस एजेंसी अगर आपको फॉलो कर रही है तो यू हैव टू डिसीव हिम। सेम थिंग साउथ अमेरिका में ऐसा हुआ है कि मुझे हैड टू क्रॉस टू ब्राजील फ्रॉम पैराग्वाय से क्रॉस कर रहा हूँ एंड आई गॉट पिक्ड अप बाय पैराग्वाय इंटेलिजेंस ने पिक कर लिया, दे थॉट आई वाज अ स्मगलर क्योंकि वहाँ स्मगलिंग क्राउड से एंटर हो रहा था। तो दे इंटेरोगेट यू एंड दे वो इंटेरोगेट पाकिस्तान की तरह नहीं करते, वो उससे भी वर्ष करते हैं। वो यानी प्लायर से जो है वो आपके जो जब टोस को दबाते हैं तो वो एक अलग किस्म को पता होता है किस तरह कहाँ किस तरह पेन देना है, या वो इलेक्ट्रिक्यूट करते हैं वो आपके जो जिस्म के जो क्या कहते हैं उसको आसान बगैर किसी फहाशी के टेस्टिकल्स या, तो वो उसमें वो क्लिप करके और एक आपके यहाँ नेपल पे क्लिक करके तो उसमें करंट छोड़ते हैं। वो जब आपका वो बॉडी स्ट्रेन होना शुरू करती है तो दे हैव डन दैट एंड पैराग्वाय में मेरे साथ ये हुआ। वो तो दिस हैव बीन डन क्वाइट अ फ्यू टाइम। मेरा ख्याल नहीं है कि मेरे जिस्म में, मेरा ख्याल है 40% जो हड्डियां हैं मेरी वो टूटी हुई हैं। आई हैव मेरी स्किन ग्राफ्टिंग हुई है यहाँ की ऐसा लग रहा है जैसे कीमा बना हुआ है। दे चॉप मी, यानी यहाँ पे उन्होंने पूरा चॉप कर दिया था। तो 40% बच मेरा ख्याल है बची हुई होंगे। हर हर ऑलमोस्ट हर हर उंगली ये साइड जितनी भी है ये सब टूटी हुई है। यहाँ से ये मेरी जो शोल्डर की हड्डी है वो दो तरह में एरो बना हुआ है, इट कुडंट बी, वो इतनी टूट गई थी, इतना क्रश कंपाउंड हो गया था कि वो दोबारा नहीं जुड़ सके। सो आई मीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ब्रोकन। टॉर्चर तो बहुत बर्दाश्त किया आपने। आपके जिस्म में कितनी गोलियां लगी हुई हैं और क्या आपने भी कभी किसी की जान ली? देखें जी, अमेरिकन जो है वो एग्जीक्यूट इस तरह से नहीं करता। दैट वाजंट माय जॉब। वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट और दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो माय जॉब वाज नॉट टू हर्ट, और क्योंकि मैं आई हैव अ कवर, मैं काउंटर इंटेलिजेंस करता हूँ, तो मेरा काम जो है वो किसी की जान लेना नहीं है। मेरा काम ये होता था मेनली कि जो बॉम्ब मेकर्स हैं, जो क्लास होती है बम बनाना से, आईईडी कहते हैं या एक्सप्लोसिव डिवाइस जो बनाना सिखाते हैं, इधर क्योंकि वो उससे बड़ा नुकसान होता है, वो हम भी वगैरह उड़ जाती हैं, या तो उनको फॉलो करना, या उसके अलावा जो वो लोग जो वापस जैसे यूरोपियंस या अमेरिकन या और कोई लोग जिनका इरादा अमेरिका या यूरोप जाके कोई धमाका करने का या तखरीबी कार्रवाई करने का या कोई टेररिस्ट प्लॉट, तो उसको डिस्टर्ब करना, दैट वाज माय जॉब एज अ काउंटर इंटेलिजेंस। सो वी गैदर इंटेलिजेंस एंड उसके बाद एक वी लेट देम एनएसए के पास वो एनालाइज होता है वो डाटा, फिर उसके बाद वो जाके वो प्रोसेस करते हैं, व्हेन दे हैव इनफ कि हम सबको कवर कर लिया है, तो वो फिर ड्रोन स्ट्राइक करते हैं वहां पे। तो उसके लिए आपको बताना उन्हीं वो जीपीएस लोकेशन होती है, खास इक्विपमेंट होता है, यू हैव टू गिव देम द जीपीएस कोऑर्डिनेट्स उसकी होती हैं। मेनली ये होता है, या फिर वो एक चिप होती है खास तरह की, डिफरेंट तरह की चीजें होती है, वो एक चीज नहीं होती इस्तेमाल करते हैं अमेरिका, लेकिन एक चिप होती है खास तौर पे जब आप होते हैं तो वहाँ वो आप ऐड कर देते हैं, जब आप वहां से जाते हैं तो देन इट वो राइट अवे नहीं करते ऑफ कोर्स, यानी दे हैव यू हैव टू कीप माय कवर टू कि मैं भी विक्टिम हूँ, मैं स्टिल ऑपरेट एज अलकायदा। यानी जब तक मैं जेल में नहीं गया था अलकायदा को नहीं पता था कि मैं अलकायदा के लिए काम नहीं करता, तो अलकायदा या आईएसआईएस थिंक आई वाज वन ऑफ देम। तो वो जो चिप होती है यू लीव इट देयर, उसके या दो दिन 3 दिन के बाद वो मॉनिटर करते हैं, उसके बाद दे हिट यू विद द ड्रोन, ड्रोन के साथ स्ट्राइक होती है, देन दे ब्लो इट अप। एफबीआई के साथ आपका लास्ट मिशन कौन सा था? मेरा जेल में जाने से पहले जब मेरा ये उस वक्त जब जाबिर भाई अरेस्ट हुए हैं तो उस वक्त मैं सूडान में था, मैं इथियोपिया से सूडान की तरफ जा रहा था, वो मेरा लास्ट मिशन था, मुझे सूडान जाना था। शेख अबू मुसब जो है वो अल सुडानी, मेरी उनके साथ मुलाकात थी, और लीबिया से कुछ लोग आ रहे थे अलकायदा के, एक मीटिंग थी वहाँ पर जिसको एफबीआई ने जेटीटीएफ ने इंटरसेप्ट करना था। तो वो एक मैं उस मीटिंग के लिए जा रहा था, रास्ते में था मैं उस वक्त में इथियोपिया से, वो लास्ट मिशन था मेरा कि मुझे शेख को मिलना है, शेख अबू अबू मुसब अल सुडानी को मिलना है, जाकर खर्तूम के एक गांव में, खर्तूम के आउटस्कर्ट एक गांव में मुझे मिलना था वहाँ और लीबिया से। सो वी हैड अ मीटिंग, तो वो मीटिंग में क्या था कि सेम थिंग मुझे करनी थी कि वो प्लॉट कर रहे थे, कुछ लोगों को बाहर भेज रहे थे वाया ब्राजील टू अमेरिका आके ब्लास्ट करने के लिए। तो वो वहाँ पे वो मीटिंग थी कि उन्होंने जो, तो वो ऑपरेटर्स की मुझे जारी बात है मुझे पता करना है कि वो कौन है जो आ रहे हैं ब्राजील तक पहुंचेंगे। और जब वो ऑपरेटिव्स, क्योंकि ऑपरेटिव्स वहां से निकल जाते हैं फौरन, तो दे हैव टू हिट, जो प्लानर है ना ये अमेरिका एक चीज करता है, जो प्लॉट करता है ये उनको नहीं छोड़ता, जो जो प्लॉट कर रहे हैं, मेन प्लॉटर अगर मरेगा तो देन इट टेक्स टाइम टू गेट अ न्यू प्लॉटर, फिर दोबारा प्लॉट करना। तो वो मेरी लास्ट मिशन था। जो जब आ रहा था, तो जब मुझे फोन कॉल आया कि जाबिर को अरेस्ट कर लिया गया है लंदन में, एंड फिर मैं आई टर्न अराउंड एंड वेंट बैक टू अदीस अबाबा। मैं हाफ वे था सूडान में, तो मैं गाड़ी टर्न अराउंड करके वापस अदीस अबाबा गया, अदीस अबाबा से वापस फिर मैं जब वो अमेरिका आया, क्योंकि उस वक्त जो था वो दे वांटेड मी बैक। जाबिर मोती वाला केस आखिर था क्या? जाबिर भाई का जो केस था वो शुरू तो इस तरह से हुआ था कि मुझे बुलाया गया न्यूयॉर्क में, एक ऑफिस है जो क्रिमिनल हैंडल करते हैं, एफबीआई के जैसे
ऑर्गेनाइज क्राइम भी होता है, वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन, इसमें डिविजन्स होते हैं। एफबीआई एक ऑफिस नहीं है कि वो एक चीज़ हैंडल करता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग। सो जैसे वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, गैंग यूनिट है, एंटी नार्कोटिक है, जो जो ड्रग्स को हैंडल करता है। तो मुझे एक ऑफिस में बुलाया गया जो ऑर्गेनाइज क्राइम को हैंडल करता है, टेररिज्म को हैंडल नहीं करता। मेरा ऑफिस जो है वो व्हाइट प्लेन्स में, वो अलग ऑफिस है। तो मुझे जब कॉल आया तो मैं काफ़ी हैरान था कि मैं तो क्रिमिनल केसेस नहीं करता, मैं तो सिर्फ टेररिज्म केसेस करता हूँ। 9/11 के बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म केसेस किए हैं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, क्रिमिनल से। और ये लोकली होते हैं ज़्यादातर, तो मेरा वैसे भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मुझे जब बुलाया गया तो मुझे थोड़ी सी हैरानी तो हुई इसमें कि पता नहीं क्यों। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो बहुत सीनियर किस्म के जो एजेंट थे वहाँ, वो बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत बड़े केसेस किए हैं, जिनको मैं, जारी बात है, एक सेम फील्ड में, यू नो देम। आई वाज सरप्राइज कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने उनको पहले एक साथ नहीं देखा था सारी शक्लों को, तो तब मुझे अंदाजा हो गया कि कोई बड़ा मसला है। पर स्टिल आई हैड टू आस्क, मैंने बोला यार मुझे, क्योंकि मुझे रिलीज चाहिए होती, मैं ऐसा जाके किसी के साथ भी कहीं भी काम नहीं शुरू कर सकता ना, कि मेरा जो बॉस है या मेरे जो बड़े हैं, दे हैव टू रिलीज मी टू डू दिस, यानी ऐसा होता है। यू कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर एनीबॉडी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर आपके पास क्रिमिनल केस है कोई, तो मुझे शायद मेरा जेटीटीएफ रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि मैं टेररिज्म केसेस, बोलता वी नो, वी वर वेरी अवेयर ऑफ इट, लेकिन आई थिंक दे विल, यू शुड कॉल योर बॉस। तो मैंने अपने बॉस को कॉल किया, तो मैंने कहा, कहता यू शुड लिसन टू देम व्हाट दे सेइंग, और इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है। तो उस ऑफिस में उन्होंने पहला शुरू यहाँ से किया कि डी नो, पहले उन्होंने पूछना शुरू किया कि क्या तुम जानते हो दाऊद इब्राहिम, ये कौन सा ग्रुप है, या डी कंपनी, या इनके एफिलिएट्स क्या हैं। सुधारी बात है, मैं पाकिस्तान से हूँ, स्पीक द लैंग्वेज, तुम कितने वेयर अबाउट से कितना वाकिफ हो। मैंने बोला मैं पूरा वाकिफ। तो बोले कि हमारे पास एक रीज़न वाई यू आर हेयर, तुम्हें बुलाने की वजह ये है कि ये ऑल दो कि ये एक टेररिज्म केस तो नहीं है, लेकिन ये इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि द रीजन वी आर हैंडलिंग इट, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये दिस ऑर्गेनाइजेशन डी कंपनी है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट नहीं हो रही है, बल्कि एज ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट दे आर प्लॉटिंग। इनका प्लॉट है कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में कोई जो न्यूक्लियर डर्टी डिवाइस कहते हैं, छोटा डर्टी डिवाइस होती है, दे विल डू हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि दे विल डू अटैक हियर, न्यूयॉर्क में करेंगे। और वो आपकी जो है वो आईएसआई या आपका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके साथ मिलकर ये कोलैबोरेट करके विद उनके साथ मिलकर ये होगा। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा ये पहले इंडिया में न्यूक्लियर तो नहीं, पर ये दिस सेम स्टोरी ऑलरेडी हैपन इंडिया में, कि वो आपके इल्जाम ये था कि एलिजिडली के डी कंपनी ने वहाँ वो अटैक किया जी 26/11, वो बाबरी मस्जिद, वो रिटेलिएशन सारा। तो मैंने बोला ये स्टोरी ऑलरेडी आई नो के इट्स ऑलरेडी, बोलता या सिमिलर थिंग, बट वी हैव इंटेलिजेंस के दे विल डू समथिंग लाइक दिस हियर sooner or later. That's the reason you are here, and that's the reason we want you to work this case. Um, I listened to them. Reports भी देखी उस वक्त तक वो FATF या कोई न्यूक्लियर किसी चीज़ का, अपनी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का कोई जिक्र नहीं था। ये पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं थी, एक इंडिविजुअल के खिलाफ बात करते, जाबिर भाई के खिलाफ। और मैं जाबिर भाई को पहले से जानता तो था नहीं, तो मेरे लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे श्योर आई विल हेल्प आउट, क्योंकि सो उन्होंने मुझे बताया कि समहाउ वी आर अरेंजिंग के जाबिर मोतीवाला जो है वो न्यू जर्सी आ रहे हैं। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो रहा था वहाँ पे, तो वो उसमें आ रहे हैं वहाँ पर मिलने के लिए कुछ लोगों को, या आर्ट कॉन्सर्ट में भी होंगे। तो वील इंट्रोड्यूस, हमारा एक आदमी आपको इंट्रोड्यूस करा देगा, देन यू विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो जब मैं जाबिर भाई को वहाँ उस वेन्यू में मिला, वो ट्रम्प ताज कैसीनो है न्यू जर्सी के अंदर, वहाँ आतिफ असलम का कॉन्सर्ट में उनको मिला। तो एज किसी ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे, उनका एक और अंडर कवर था जो शायद जिसने बुलवाया था उनको, किसी और आई डोंट नो क्या लूप था। तो बहरहाल इंट्रोड्यूस में जाबिर भाई, तो मुझे उस वक्त पता चला, मतलब ये जाबिर भाई से मिल गया, दोस्ती हो गई, कराची के रेफरेंस निकल आए, कुछ और थाईलैंड के रेफरेंस थे, वी न्यू, हम कॉमन लोगों को जानते हैं, वी हैव कॉमन फ्रेंड्स, या वी नो कॉमन गाइस, तो एक आसानी से शुरू हो जाता है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी को मिलता है। तो एंड आई होस्ट हिम देयर, उसके बाद आई टू केयर ऑफ हिम, के उनको होस्ट किया वहाँ पे, आई टू केयर ऑफ हिम। उसी वहीं ट्रम्प ताज में ठहरे हुए थे, मैं भी वहीं ठहरा हुआ था। मैंने उनको ये बात नहीं बताया, उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, तो उनको अंदाजा तो हो गया था कि ये क्रिमिनल पास्ट बैकग्राउंड है, क्योंकि उनको कराची की हरकतें हैं शायद। जब एक वैसे भी आई स्ट्रीट IQ एक आदमी, गधा तो नहीं है वो, ही बिजनेसमैन, ही न्यू कि हैव सम पास्ट। तो जब उनको थोड़ा सा आइडिया तो था, मैंने बताया कि मैं यहाँ जो है वो लॉजिस्टिक करता हूँ, रशियन माफिया के साथ करता हूँ काम। सो आई हैंडल लॉट ऑफ द लॉजिस्टिक फॉर रशियन माफिया। वी दैट्स हाउ वी कैरी आवरसेल्फ एज वेल। तो इसमें कोई स्टोरी सॉलिड।
तो उनको यकीन भी हो गया और उन्होंने फिर डीलिंग भी करना शुरू कर दी। उन्होंने पाकिस्तान बुलाया भी, जब भी ना, अब आप, और ये तरीका भी होता है, आप किसी को मिलते हैं परदेसी, यानी परदेश में जब किसी को मिलते हैं, यार पाकिस्तान में कोई काम हो तो मुझे बताना, सेम थिंग, ही डिड द सेम थिंग, नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। अमेरिकन के लिए होती है, लेकिन हम लोगों के लिए तो शायद वो पार्ट ऑफ कल्चर एंड कस्टम भी है कि नो, जब अगर कोई, मैं पाकिस्तान में किसी को मिलता है, यार अमेरिका में काम हो, मैं फ्लोरिडा में हूं, बताना यार, सेम थिंग ही डिड। सो अब जब वो सारी चीज सर्वेलेंस में थी, जाहिर बात रिकॉर्ड हो रही थी, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट जगह से रिकॉर्ड कर रहे थे, वो ऑल अराउंड इट। मेरा ख्याल है 25 या 30 एजेंट्स होंगे जो सर्वेल कर रहे थे उसको, हमारी हर मूवमेंट को। हम बाहर भी जा रहे हैं, कसीनो में भी हैं, कॉन्सर्ट में हैं, या बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वाज ऑल मॉनिटर्ड। तो उन्होंने सारी ऑडियो, ऑफ कोर्स उन्होंने फिर रिप्ले की ऑडियो मेरी, तो दे स्टार्ट हगिंग मी एंड हाई फाइव किया, वी गॉट हिम। तो उस दिन मुझे पता चला कि ये 2 साल से ये केस ओपन है और 2 साल से ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। तो दे ब्रॉट मी इन, किसी ने रिकमेंड किया होगा, कोई अंडरकवर जो मेरे साथ काम कर चुका है, कि वी नो पाकिस्तानी गाय इज गुड एट इट। तो दे ब्रॉट मी इन 2 साल तक, जब वो नहीं ब्रेक थ्रू कर सके थे, तो ब्रॉट मी इन फॉर द केस। तो उसके बाद वो मुझे लेके आए इस केस में, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, जाबिर मोतीवाला। एंड उसके बाद फिर कुछ सिर्फ ये जाबिर मोतीवाला ऑफ कोर्स नहीं थे, दे न्यू द होल, दे वांटेड टू नो द होल नेटवर्क, जो अमेरिका में नेटवर्क ऑपरेट करता है डी कंपनी का। यानी इसमें जो हवाले वाले लोग हैं, शिकागो में या कैलिफोर्निया में या ह्यूस्टन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह, तो दे हैड टारगेट्स ऑल अराउंड इट। दूसरा कि आई थिंक वो जो उनको ये भी था कि दाऊद दाऊद भाई के जो जो यहाँ इंडिया से कॉन्सर्ट आते हैं, या वो सलमान खान का, शाहरुख खान, या ये जो सिंगर्स आते हैं, श्रेया घोषाल, जो XYZ, तो वो डी का जो जो उनका मेन कॉन्ट्रैक्टर या जो मेन प्रमोटर होता है, वो समहाउ लिंक विद डी कंपनी। तो वो उसको भी मॉनिटर कर रहे थे, या ऑल्सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राहत फतेह अली खान was monitored as well. I met him, मैं उनको न्यूयॉर्क में मिला था। उनका जो मेन प्रोमोटर सलमान was under investigation, वो डी कंपनी का लिंक में, उसको भी इन्वेस्टिगेट करते फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। सो आई मेट हिम एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो स्टार्ट होना शुरू हो गए अमेरिका में। आई वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी जो कंसंट्रेशन थी वो जाबिर भाई और आगे के जो लोग हैं, दाऊद इब्राहिम और उनके साथ जो एफिलिएशन है, मेरा काम लोकल लोगों को देखना नहीं था। दो अदर एजेंट्स थे जो जो और वो इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के एस्पेक्ट को। सो उसके बाद मैं पाकिस्तान किया, ऑफ कोर्स जाबिर भाई के इनवाइट पर ही पाकिस्तान गया, मैं उनको वहाँ मिला। एंड आई आस्क हिम कि भाई मुझे मतलब कि क्या काम है, कोई मेरे लायक खिदमत हो। तो आई टोल्ड हिम कि मैं मनी लॉन्डर करना चाह रहा हूँ, मेरे पास कैश होता है रशियन माफिया का। तो उन्होंने जैसे कैजुअली, अगर एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मिलता है, यार आई लेट यू नो, मेरा कोई जानने वाला हुआ तो मैं बता दूंगा, ऑफ कोर्स। सो ही पॉइंट मी टू द डायरेक्शन। लेकिन अमेरिका में कॉन्स्पेरेसी लॉ ऐसा होता है कि अगर मैं आपके पास आऊँ और आपको बोलूँ कि भजन मुझे गन खरीदनी है, और आप मुझे बोलें कि हाँ आई नो अ पर्सन, तो आप कंस्पेरेसी में अंदर हो जाएंगे। उसी वो तो जिससे मैंने खरीदी है वो तो जाएगा ही जाएगा। आप इक्वली सेम चार्ज में भी अंदर होंगे, क्योंकि अगर आप ना होते तो मैं मुझे गन ना मिलती। तो ये दुनिया में एक कम मुल्क है जिनमें कंस्पेरेसी लॉ है। अमेरिका उसमें से एक है। यूरोप में नहीं होता कंस्पेरेसी लॉ, अमेरिका में होता है। सो आप कंस्पेरेसी लॉ में, अब जहां जहां चीजें मैं जाबिर भाई से पूछ रहा हूँ कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर, बोले इससे कर लो, मुझे हवाला करना है इससे कर लो, या मुझे गन खरीदनी है इससे खरीद लो। तो वो जैसे जैसे अपनी, वो आउट ऑफ गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मुझे पॉइंट कर रहे हैं, और लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उस लूप में, केस में आते जा रहे हैं कॉन्स्पेरेसी क्राइम के अंदर, फॉर ड्रग स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, या जो सारी भी जितने भी क्राइम हमने वहां पे प्लान या प्लान किए या किए, एग्जीक्यूट भी किया। जैसे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफ कोर्स उन लोगों के साथ मैंने लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर दी, मैं हवाला मनी बेचा था, या कुछ अकाउंटों में पैसे जाते थे, तो वो जाबिर भाई वाज गेटिंग चार्ज, उनको उन पे मिलियंस ऑफ डॉलर का, जो उनको पता भी नहीं बेचारे को, और उन पे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज भी लग गया, गन स्मगलिंग का चार्ज भी लग गया। बट दैट वाज द गोल बैक देन। सो दैट्स व्हाट आई डिड। एंड उसके बाद वो ये चाह रहे थे कि हाउ डू आई सी ISI अराउंड दैट सर्कल, जो जाबिर भाई का सर्कल है, उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के कितने लोग हैं, इंटीरियर इंटेलिजेंस के कितने लोग हैं, लॉ एनफोर्समेंट कितने लोग हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कौन कौन से हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के कितने लोग हैं। सो दे वांटेड टू नो एवरीथिंग, एवरी बिट एंड डिटेल्स ऑफ। उनका ज्यादा इंटरेस्ट, जब ये ज्यादा इंटरेस्ट उनका आर्मी ISI की तरफ या ये इस तरफ हुआ, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा तो शुरू हो गया कि इट्स मोर बिगर देन व्हाट आई थॉट इट वाज, कि ये लोग जो हैं। फिर देन आई फाइंड आउट कि ये केस दुबई में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडिया में, ऑफ कोर्स सब जगह ओपन है। ये एक ही केस है, और इसकी ब्रांचेस जो है, द बिगेस्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका की, जो है FBI की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस जो था, ये जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में सिमल्टेनियसली, साउथ अफ्रीका में
कंटिन्यूसली केनिया में सिमेंटेलियसली चल रहा है। कामरान फरीदी, ये बताइएगा कि आपको अरेस्ट कैसे किया? टर्निंग पॉइंट से बताता हूँ आपको, देन विल कम ऑन अरेस्ट। तो जब मुझे अंदाजा हो गया कि ये केस असल में पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ है, ऑफ कोर्स हमारी मीटिंग्स होती थी इसमें क्या होता है कि एफबीआई जब आप केस कर रहे होते हैं तो उसकी एक होती है ब्रीफिंग, होती है डीब्रीफिंग। वट एवर यू डू यू हैव टू कम बैक इन ब्रीफ। वो यूएस अटर्नी ऑफिस के आप जाते हैं, यूएस अटर्नी बैठा होता है, उसके अलावा आपके एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं, एजेंट्स बैठे हुए होते हैं, आप आते हैं। देन यू हैव टू, जैसे मैं अगर 1 महीना या 6 महीना या रहा हूँ, 6 महीना में मैंने क्या किया, वो उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तो होती हैं ऑफ कोर्स, जितनी सर्विलेंस, लेकिन यू हैव टू गो ब्रीफ देम। आपको कई दिन तक चलती है वो, कभी कभी तो कभी कभी 5 5 6 6 दिन चलती है, सुबह से लेकर रात तक। यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि मैंने इससे मिला, इससे यूं मिला था, जिसकी वजह मिलने की ये थी क्योंकि इसका लिंक इसके साथ है, एंड देन ही बिलोंग्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो उसकी डीब्रीफिंग करने के वक्त जब मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बहुत पाकिस्तान, यानी ये जाबिर मोतीवाला से ज्यादा इट बिलोंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, उनके खिलाफ ज्यादा है ये। वो टर्निंग पॉइंट था मेरा, क्योंकि मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ तो मैंने कभी साइन अप नहीं किया था कुछ करने के लिए। आपको कैसे कंफर्म हुआ कि ये रॉ की प्लानिंग थी? मुझे कंफर्म जब हुआ, जब मैं फाइनल ब्रीफिंग के लिए, जब मैं न्यूयॉर्क जब मैं आया। फाइनल ब्रीफिंग ये होती है कि आपको एक ग्रैंड जूरी होती है, जो दो दो हेयरिंग होती हैं जब इतने बड़े केसेस की। दो हेयरिंग होती है, दो तरीके से होता है। एक होती है कि यूएस गवर्नमेंट, ये होती है वो ग्रैंड जूरी हेयरिंग होती है, उसमें आप ग्रैंड जूरी के सामने पेश होते हैं, यू ब्रिंग ऑल द प्रूफ्स। इन फैक्ट आप बताते हैं कि दिस इज आई एम द गाय एंड आई डिड दिस एंड यारी यारी, या जो जो पूरी कहानी होती है। सो उससे पहले एक ब्रीफिंग होती है। वो ब्रीफिंग ये होती है कि उसमें आपको वो सारे जो आपके एविडेंस या सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, टू गो वन यूएस अटॉर्नी ऑफिस करता ही है। तो उसको लिसनिंग सुनने के लिए एफएटीएफ के 2 लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, जो कि डिफरेंट लग रहे थे। यूजुअली डोंट आस्क क्वेश्चन कि कौन लोग हैं, तो बट दे फाइनली आए। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये 2 लोग हैं जो एजेंट तो नहीं है ये, एंड दे ड्रेस डिफरेंटली देन व्हाट वी ड्रेस लाइक। तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है देख के कि दे आर नॉट, दे डोंट लुक लाइक, दे लुक लाइक बैंकर्स। सो आई आस्क हिम हु दिस गाइज आर। उन्होंने बताया कि ये एफएटीएफ से आए हुए हैं। तो मैंने बोला ये व्हाट, कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो देर इंटरेस्टेड इन, देर इन्वेस्टिगेटिंग कि पाकिस्तान एफएटीएफ के अंदर आपको पता। मैंने बोला हाँ, आई नो ऑल दैट, कि वो तो हो तो रहा है, मतलब इनका क्या काम है यहाँ पर, व्हाट दे डूइंग इन दिस मीटिंग। तो बोलना क्या कि अगर पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हार्बर कर रहा है, या टेररिस्टों को हार्बर कर रहा है, या समहाउ दे सपोर्टिंग इट, सच एज हु। तो बोलते हैं कि सच एज डी कंपनी। मैंने इनिशियली तो आपने मुझे बोला था कि डी कंपनी को ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं, या ऑर्गेनाइज क्राइम कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट इज बिकमिंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो नंबर 2, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन एक्सेट्रा, जो कश्मीर में काम करती हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तान। सो दिस जेंटलमैन इज द वन हु टेक दैट ऑल इन कंसिडरेशन, कि ये लोग हैं जिनका काम है। तो फिर मैं उस वक्त तो थोड़ा था क्या, बहुत परेशान हो गया कि अब ये मामला जो है वो उस तरफ जा रहा है जो मैं करना नहीं चाहता। ये मेरा, ये दिस इज नॉट आई साइन अप फॉर, आई साइन अप फॉर समथिंग डिफरेंट। अलकायदा, वो लोग, बहुत से लोगों को शायद यहाँ नहीं पता, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, 5 मिनट में आपको लूंगा। जब आप एक किसी के साथ रहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अलकायदा का अबू फरज के साथ रहा, उसको ड्रोन में किया, वो बहुत, उसका काम क्या था, वो लोगों को मारने की साजिश करता था। बेगुनाह लोग, मार्केट में बम फट रहा है, या किसी मॉल में बम फट रहा है, या किसी किसी सबवे के अंदर धमाका हो रहा है, तो बच्चों की लाशें मैंने देखी हुई है, मैंने उठाई हैं बच्चों की लाशें। मेरे कपड़ों खून में कई दफ़ा भरे हैं। मुझे पता है कि क्या होता है जब औरतें और चीख रही हैं, और वो मैं उसके हक में नहीं हूँ। हो सकता है इनमें से आप यहाँ पे आप सामिन में से कुछ लोग उसका फेवर करते हैं, आई डोंट लाइक इट। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई, तो मुझे कोई, उस मेरे दिल में रहम नहीं आया कभी ऐसे आदमी के जो जो बेगुनाह लोगों को मार्केटों में बम फाड़ता है या सबवे में फाड़ता है। पर देन आई स्टे विद जाबिर मोतीवाला। ही वाज नॉट, वो टेररिस्ट तो नहीं, वो तो बिजनेसमैन है, इज अ नॉर्मल गाय। उसके साथ दिन रात गुजार रहे हैं, उनके दोस्तों के साथ कोई हंस रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो ये तो पूरा झूठ हो गया ना। तो आई एम नॉट विद लाई, मेरा काम ये तो नहीं है कि मैं किसी को और मैं जानता हूँ उसकी भी फैमिली, उसके बच्चे हैं। अगर मैं आई गो ऑन विद दिस थिंग, उसकी फैमिली पे क्या गुजरेगी आगे, उसके बच्चों के साथ क्या होगा। ये तो कोई किसी को मारने की साजिश नहीं कर रहा है। इसने क्या किया, अगर इनके ख्याल में वो कोई हवाला करता है तो दैट इज नॉट अ हार्मफुल थिंग। हवाला इज हवाला, उसमें क्या हो गया। खैर, कम बैक टू द मेन, के वो जो एफएटीएफ के बाद रॉ का इन्वॉल्वमेंट, उसका भी मुझे पता चला कि आई सॉ द, जो इंडियन लीगेट है वहां पर जो आया हुआ एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से आया हुआ था। आई नो हिम, आई नो हु द गाय इज। एंड उसको मैंने पहली दफा उस केस में, आई नो ए फर्स्ट एक ही है हमारा। तो उसको मैंने जब देखा तो मुझे, वो मीटिंग रूम में, तो मुझे ये भी मैंने कहा ये क्या कर रहा है। तो बोला ये, उस वक्त मैं बाहर निकल गया था, देन माय बॉस कॉल मी इन।
तो मैंने बोला आई आई कैन, मैं ब्रीफ नहीं कर सकता इसके सामने। तो बोलता है कि यार ये जो है सारी इंटेल जो हमारे पास मेनली आई है वो रॉ की तरफ से इंटेल शेयर हुई है, एंड दिस इज व्हाट वी वर्किंग विद। तो मैंने बोला व्हाई डिडंट यू टेल मी दिस बिफोर? बोलता है कि इफ यू वुड हैव टोल्ड यू दैट बिफोर यू वुड हैव नॉट एग्री टू डू इट। मैंने बोला ऑफ कोर्स आई वुड, तो तुमने मुझे झूठ बोला। सो वो मेरा एक लड़ाई झगड़ा टर्निंग पॉइंट, गालम गलोच, उस वक्त मैंने बोला मैं तो आई कैन गो ऑन विद दिस थिंग। एंड आई मैं वो इंटेलिजेंस कमेटी के सामने, ब्रीफिंग के सामने मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं टेस्टिफाई करूँगा, और वो करने के बाद मैं सीधा पहुंच गया। तो सेकंड उनका इरादा ये हुआ कि इन्होंने प्लान ये किया हुआ था कि जाबिर मोतीवाला से क्या करेंगे कि जाबिर मोतीवाला जब लंदन में है तो उनको अमेरिका लेके आएंगे, और अमेरिका में ज़ाहिर बात है जब उनको ये सारे जो उनके जो चार्जेस हैं कंस्पिरेसी में, मिसाल के तौर पर या तो ड्रग स्मगलिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग है या हवाला है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो उसका जो मैक्सिमम सेंटेंस बनता है मिनिमम, मेरा ख्याल मिनिमम 30 years टू लाइफ बनता है, यानी 30 साल से लाइफ सेंटेंस। तो वो जब जाबिर भाई को जाके वो यहाँ ला के उनको फिर ऑफर देंगे कि भाई मैं तो हट गया हूँ, तो देन जाबिर मोतीवाला को बोलेंगे भाई अब तुम्हारे पर 30 साल या लाइफ सेंटेंस है। अब उसके पास क्या चॉइस होगी? किसी को अमेरिकन जेल में मैंने देखा है भाई 5-5 दिन में आदमी, बड़े बड़े जो जिगर वाले होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, अमेरिकन प्रिजन मजाक नहीं है, मैक्सिमम सिक्योरिटी खास तौर पे। तो जब वो जाबिर भाई को लेके आएंगे यहाँ पर, उनके खिलाफ उनके सामने ये चीज़ें रखेंगे कि आपके 30 साल की सजा या लाइफ सेंटेंस है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो, आई मीन यू यू हैव टू डू इट, आप मना तो नहीं कर सकते। उसका क्या करोगे, जिंदगी भर के लिए आइसोलेशन में चले जाओगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और दूसरी बात बता दूं, पाकिस्तानी की शेल्फ लाइफ जेल के अंदर 3 से 5 साल अगर उसने निकाल लिया जिंदा तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा नहीं जी सकता वो, नो वे। है तो पागल हो जाएगा या वो मारा जाएगा, उसको या रेप करेंगे, जेल के अंदर बहुत रेप होता है। वो खास तौर पे आपको बदला तंग करने के लिए इस जगह रखते हैं जहाँ यू गेट रेप्ड। तो वो दूसरे गैंग आपको रेप करेंगे, अपना पाकिस्तानी तो और नहीं है जो आपको बैक करेंगे, स्पेनिश तो हजारों हैं, काले तो हजारों हैं यहाँ। सो उस वक्त फिर मैंने 70% काम तो हो गया है। अब जाबिर जब यहाँ पे आ गए तो फिर वी डोंट नो कि वो क्या करेंगे या क्या करेंगे, तो आई हैव टू प्रोटेक्ट दैट इंटरेस्ट कि वो यहाँ पे ना आए। और मुझे पता नहीं था वो कैसे करना है, क्योंकि मैंने ये कभी किया नहीं पहले, मैंने पकड़ा जरूर है, छोड़ा कभी नहीं। देन आई हैव टू कांटेक्ट, मैंने जाबिर भाई के फैमिली को कांटेक्ट किया पाकिस्तान, उनके दोस्तों को, फैमिली को कांटेक्ट किया। मुझे कम रिस्पांस मिला वहाँ से, बहुत मुश्किल रिस्पांस था, पर फाइनली किसी ने मुझे रेफर किया, उनके लॉयर जो थे लंदन में, दीपक नाम है उनका, ही दे कॉल हिम द डेविल्स एडवोकेट। तो दीपक को अच्छे लॉयर हैं, and, बहुत समझदार। फिर मैंने दीपक को कांटेक्ट किया, और दीपक को वैसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि इट्स मी। तो मैं उनको काफ़ी यकीन दहानी कराई, वीडियो करके ऑन करके दिखाया, आईडी दिखाई अपनी क्या। तो मैंने कहा तुम क्यों कर रहे हो ये? मैंने बोला मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट द कंट्री। तो बोलते हैं कि तुम्हें, इन ही स्टार्टेड सिंपैथेटिक, वो मुझे बल्कि कह रहे थे कि यू शुडंट डू इट, एंड ही वाज सेइंग कि यार तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ जो है, यू कुड गो टू जेल फॉर एवर, और यू गोना बी इन डेंजर। मैंने बोला अभी तो है जो है वो करना है करना है। तो खैर मैंने उनको वीडियो रिकॉर्डिंग एक बयान करवाया, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो थी उनको समझाई। जब उन्होंने उसको सुना, उनको कुछ तो आइडिया था, लेकिन 100% चीज़ों की खबर उनको भी नहीं थी, क्योंकि उनके पास खाली वो रिपोर्ट थी जो FBI ने शेयर की थी ब्रिटिश के साथ। तो जो अदर चीज़ मैं इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ वो तो बाद में आनी थी, यानी वो फेज टू था जब जाबिर भाई यहाँ पर आ जाएं। वो ब्रिटेन को नहीं बताना चाहते थे कि वी हैड हिम फॉर टेररिज्म, उन्होंने सिर्फ उसको हेरोइन स्मगलिंग के बारे में बताया था, या वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया था। तो दीपक ने जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने दिखाया ये सारी चीजें, तो उन्होंने कहा कि यार इससे मसला मुझे लगता है हल नहीं होगा, यू हैव टू कम टू लंदन टू टेस्टिफाई। आपको लंदन में कोर्ट में आके टेस्टिफाई करना पड़ेगा अंडर ओथ ये सारी चीजें। लेकिन उसमें मसला ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, आप मियामी जाइए और मियामी से एक फ़्लाइट लेके प्लीज़ कम टू लंदन। तो मैंने उसी दिन यानी फ़्लाइट बुक नहीं की, बल्कि मैं एयरपोर्ट पहुंचा, और एयरपोर्ट जाने के बाद मैंने एक फ़्लाइट बुक की नॉर्वेजियन एयरलाइन के लंदन के लिए। और उसको मुझे जाके लंदन जाके उनको कॉल करना था वहाँ पे, कि जाबिर भाई के वकील को उनको कॉल करना था कि मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट। तो वो फिर वी हैड अ मीटिंग। जब मैं लंदन पहुंचा तो मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। FBI भी थी वहाँ पे, MI6 भी थी, वो सारे खड़े हुए थे, दे वर वेटिंग फॉर मी। तो उन्होंने मुझे लेके एक स्मॉल सेल जो होता है वहाँ पे एयरपोर्ट में, होल्डिंग सेल जिसको कहते हैं, उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया। वहाँ फ़ोन एक्सेस तो नहीं था। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, क्योंकि उसने उसने कहा था कि अगर इन केस तुम्हें कुछ हो जाता तो आई वुड हैव नोन, कि मैं कैसे पता कर, हाउ वुड आई टेल, किसी को पता ही नहीं होगा कि दे टुक यू। तो दीपक एयरपोर्ट पे आए, और एयरपोर्ट पे दीपक उन्होंने कहा कि हमारे पास
फरीदी कस्टडी में नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया, आप जाके देखो शायद वो होटल चला गया होगा। मेरी वाइफ को भी उन्होंने झूठ बोला, जो कि इट्स नॉट लीगल टू डू समथिंग लाइक दैट ना। और दूसरा बात है, दे हैड टू गिव मी फोन एक्सेस, उनको पता था मैं कॉल कर दूंगा, बता दूंगा कि मैं गोना बी बिग ट्रबल। सो उन्होंने टू प्रिवेंट मी टेस्टिफाइंग फ्रॉम ब्रिटिश कोर्ट, उन्होंने मुझे अरेस्ट करके उसी दिन, सेम दिन, सेम 4 घंटे या 5 घंटे के बाद वो नॉर्वेजियन एयरवेज में मुझे वापस JFK की फ्लाइट में उन्होंने मुझे बिठा दिया। JFK में उस वक्त भी मैं हैंडकफ भी थे, पैरों में भी बेड़ियां थी, पूरा चेन था ऊपर से नीचे तक, जैसे कोई टेररिस्ट पकड़ते हैं तो। अगर जब मैं एयरपोर्ट से गुजरा, बच्चे भी देख देख के डर रहे थे कि पता नहीं क्या चीज जा रही है, वो लगा के उन्होंने मुझे, जस्ट टू मेक एग्जांपल आउट ऑफ मी, या वो गुस्से में, रिटेलिएशन में दे ब्रॉट मी टू न्यूयॉर्क। और जो मुझे, मैंने पूछा कि मुझ पर चार्ज क्या है, तो मुझे अरेस्ट तो कर लिया, टू गिव मी अ चार्ज। बोलते हैं वी डोंट हैव अ चार्ज अगेंस्ट यू, यू आर ऑन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, व्हिच इज अ वेरी सीरियस थिंग। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आपके पास राइट्स नहीं रह जाते, अगर आप डिक्लेयर एडिंग एंड अबाइडिंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आता है। सो दे वर चार्जिंग मी विद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो मैं थोड़ा सा डर भी लगा, मैंने अल्लाह मालिक, अब तो जो हो गया वो हो गया। उन्होंने मुझे फिर इंटेरोगेट किया वहाँ पर, आई डिडंट आंसर एनी क्वेश्चन, जाहिर बात है मेरे उस वक्त में नहीं था। उसके मेरा ख्याल है 3 या 4 दिन या एक हफ्ते के बाद शायद मुझे पहली फ़ोन कॉल मिली है। तो वो फ़ोन कॉल मैंने वाइफ को किया, और फिर अपनी वाइफ को मैंने कहा कि, इंग्लिश में बात करता हूँ वाइफ से, क्योंकि मेरी फ़ोन ऑफ कोर्स सर्वेलेंस पे था, रिकॉर्ड करते हैं जेल से, हर कॉल मॉनिटर होती है। तो एक कोड मैंने अपनी वाइफ को कहा कि वो रिकॉर्डर ऑन कर दो, एक हमारे दरमियान एक कोड है कि इन केस समथिंग हैपन तो उसको रिकॉर्ड कर लेना कि माई लाइफ इन डेंजर। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि वो रिकॉर्ड पे लगा दो। वो बहुत स्मार्ट है, इतने साल से, मेरे साथ 23 साल की मेरी शादी है। शी नो एवरीथिंग अबाउट मी, कि उसको सब पता है कि ये किस सुर में बोलता है, जब कहाँ बोलता है, तो क्या करना है। तो मैंने वो एक स्टेटमेंट जो था वो रिकॉर्ड कराया कि मुझे ये यहाँ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में है, आई डिडंट वांट मी टेस्टिफाई अगेंस्ट जाबिर मोतीवाला और ही इज़ इनोसेंट। और उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो चार्जेस जो हैं, ये सारे भोंडे हैं। वो चार्ज मैंने वो रिकॉर्ड करा के, उर्दू में रिकॉर्ड करा के, वो इंग्लिश में जो सुन भी रहा उनकी समझ में नहीं आएगा, बाय द टाइम वो ट्रांसलेट करेंगे वो वाइफ के पास तो पहुंच गया होगा। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग जो थी सारी राइट अवे दीपक को, उनके लॉयर को भेजी, और दीपक टुक दैट रिकॉर्डिंग टू जज के सामने लेके गया, बोला ये आया था यहाँ टेस्टिफाई करने के लिए, ये इसका टिकट है, यहाँ से उसको डिपोर्ट किए गए, पेपर है उसके, ही इज टू कॉल द पेपर वर्क जो वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था वो उन्होंने उस वक्त तक ले लिया था। तो वो सारी चीज़ लेके गए, और उन्होंने जज के सामने कहा, और जज ने जाबिर भाई को बेगुनाह करके रिलीज कर दिया एक्सट्रेडिशन, जो कि जिंदगी के अमेरिका की तारीख में पहली एक्सट्रेडिशन है जो जो कामयाब नहीं हुई है, यानी इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी एक्सट्राडाइट की जो इन्होंने ट्राई किया, और वो, सो देन लकीली जाबिर भाई अब्दुल्ला रिलीज हो गए, और वो ही वेंट बैक। और मुझे उसके बाद जो था, उन्होंने चार्ज रिटेलिएशन के बजाय उन्होंने मुझे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, थ्रेटनिंग टू FBI, थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी करके उन्होंने 3 चार्ज मुझ पर बनाए। और मुझे इनिशियली उन्होंने मुझे 30 ईयर्स के लिए कहा था, पर वो 30 ईयर्स उन्होंने दिए नहीं, क्योंकि मेरा लॉयर बहुत अच्छा था, जेफरी चैब्रो, वन ऑफ द वेरी बेस्ट लॉयर्स, वेरी एक्सपेंसिव लॉयर, फ्रेंच जूइश लॉयर। तो उसने फिर ये फाइट किया, और उसने निगोशिएट करते करते, क्योंकि प्रूफ तो इनके पास नहीं थे, लेकिन उसने मुझे ये भी कह दिया था कि ये समझना कि तुम्हें छोड़ेंगे तुम्हें नहीं, तुमने जो जाबिर वाला काम किया है ना, यू नॉट गोना गो होम। सो आई निगोशिएट टू 30 टू, उसने फिर 7 साल पे जो है वो प्ली एग्रीमेंट मेरा, मैंने आई प्लीड गिल्टी टू 7 ईयर्स इन फेडरल प्रिजन। 7 साल की मुझे जेल हो गई, मैक्सिमम सिक्योरिटी। 7 साल से मुझे जो पहला साल जो था वो मुझे उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। एक साल जो था उन्होंने डार्क रूम में मुझे, बिल्कुल वो कुत्ते की तरह अंदर डाल देते हैं, अंधेरा कमरा था छोटा सा, 8 फुट बाय 8 फुट बाय 11 फुट का कमरा था छोटा, उसमें साथ में बिस्तर बिस्तर कुछ नहीं, कंक्रीट का स्लैब होता है, अंधेरा रहता है वहाँ पे, और वो अंदर सैंडविच फेंकते हैं सिर्फ आपको, दिन में 2 सैंडविच खाने को मिलते हैं, और एक पानी की बोतलें फेंकते हैं अंदर तो, और वहीं पेशाब करने की जगह होती है वो, मीन उसका फ्लश सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होता, दे स्मेल लाइक ऑल जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो स्मेल लाइक। सो खैर, मैं बहुत उस वक्त मैं बहुत डिसहार्टेड था कि मैं आई एम नॉट गोना मेक है, जाहिर बात है, मुझे पता नहीं था कि मुझे 1 साल के बाद, मैं समझा कि मुझे 7 साल यहाँ करने पड़ेंगे। सो वो 1 साल उस प्रिजन के बाद दे मूव मी टू फ्लोरिडा, जो प्रिजन है, जो नॉर्मल जिसको हम लोग कहते हैं जनरल पॉपुलेशन, वो जनरल पॉपुलेशन उन्होंने मूव किया मुझे। और वहाँ भी खैर लकीली मैं स्पेनिश चूँकि बोलता हूँ, तो वो स्पेनिश गैंग्स थे, सरानियोस वगैरह से मेरी अच्छी डीलिंग हो गई, और दे प्रोटेक्टेड मी। वरना वहाँ रेप वेप बहुत आम होता है, मार देते हैं, छुरियाँ भी चलती हैं, इट्स अ हेल होल, इट्स नॉट अ जोक, वो एवरी डे कोई ना कोई ड्रामा हो रहा होता है वहाँ पे। सो मेरी बैकिंग सरानियों थी, फिर मुस्लिम ब्रदर्स जो थे वहाँ के, कॉलेज मुसलमान की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे प्रोटेक्टेड, एंड सरानियों के साथ अच्छी मेरी बैकिंग हुई, दे वर बोथ वेरी स्ट्रांग। तो इस तरह मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, और
मैंने जेल में फिर जो सारी चीज़ें थी उसको किताब लिखी है मैंने, इट्स गोना बी रिलीज इंशाल्लाह इन दिसंबर, जेल में जो मैंने बुक लिखी है। और फिर उसके बाद एक और स्पेनिश लॉयर वहाँ पर आया, इक्वाडोरियन लॉयर था, जिसने मुझे कहा कि मैं अपील करता हूँ जज के सामने, क्योंकि मैं भी जेल में काम भी कर रहा था, आई यूज्ड टू वर्क, पढ़ भी रहा था, एंड मैं किसी ट्रबल में नहीं आया। तो उसने जज को ये लिखा कि मेरा जो मॉरल और यानी सारी चीज़ें जो आई वाज डूइंग बाय द बुक, सो प्लीज़ रिड्यूस माय सेंटेंस। तो जज ने 2 पॉइंट डिडक्शन करके मुझे 6 साल, यानी 7 साल को 6 साल कर दिया। तो वो जब एक तो गुड बिहेवियर का 1 साल उन्होंने कम किया, फिर उसके बाद गुड बिहेवियर के बाद उन्होंने जो था वो सेंटेंस रिडक्शन के बाद उन्होंने 1 साल मेरा और रिड्यूस करके मुझे, मैं 4 साल टोटल जेल में रहा। उसके बाद आई गॉट रिलीज, तो फिर मुझे तकरीबन 2 महीने हुए गिव और टेक जेल से बाहर निकले हुए। तो उसकी कंडीशन एक ये भी है कि 3 कंडीशन, जो मेन कंडीशन ये है मेरे रिलीज की, मैं प्रोबेशन पे हूँ अभी। एक तो मेरी सारी जिंदगी जो है वो मॉनिटर करेंगे, मेरी सारी कम्युनिकेशन जितनी भी होती है इंक्लूडिंग माई क्लाउड, और मेरी बीवी का जितने भी कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, फोन्स, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस में और यूज़ करता हूँ, चाहे वो टेलीग्राम हो या कुछ भी हो। पाकिस्तान आने के बाद भी आपकी कम्युनिकेशन सर्विलेंस पे होगी? ये कोशिश करेंगे। अब वो मुझे पता है कि इनका बाप भी नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा काम यही है। आई मीन दिस व्हाट आई डू फॉर लिविंग। तो मुझे पता है किस तरह नहीं करना। आई मीन आई नो दिस, क्योंकि डन इट फॉर माई, कोई नॉर्मल आदमी तो उसको नहीं पता। मुझे पता है कि वो क्या यूज करते हैं, तो मुझे पता है मुझे क्या यूज करना है कि वो ना यूज कर सके। तो वो तो मुझे पता है कि हाउ दे, क्योंकि IMI नंबर्स के चक्कर होते हैं, आई नो हाउ टू स्विच इट। सो ये सारा काम मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं सही है, एंड आई बीन ट्रेन्ड बाय देम। सो ये मुझे पता है। दे एग्रीमेंट तो ये है कि लाइफ टाइम के लिए, पर इनका जहां तक बस चलता है, यानी पार्ट ऑफ द डील इज, अमेरिकन जो है वो आपसे डील यही करते हैं कि लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम। आई से यस, मैंने मुखालफत तो नहीं, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, लेकिन आई नो कि हाउ टू प्रिवेंट इट एज वेल, तो मुझे उसकी मसला नहीं इंशाल्लाह। तो हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, जी, इनका कहना यह है कि पाकिस्तान में भी करेंगे, जो कर नहीं सकते ये, अगर मेरे पास सही इक्विपमेंट है जो मैं लेके जाऊंगा अपने साथ, ऑफ कोर्स। नंबर 2, मैं दुनिया में कभी भी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ना काम करूंगा ना हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेन बाय अमेरिकन एजेंसीज, एंड आई नो द पैटर्न। तो इनके लिए नुकसानदेह होगा कि अगर मैं कल जाके ईरान के साथ साइन अप कर लेता हूँ या काम शुरू कर देता हूँ, तो इट विल हर्ट देम ना, क्योंकि मुझे इनके पैटर्न पता है। जैसे पाकिस्तान में अमेरिकन एजेंट घूमते हैं, तो अब मुझे तो पैटर्न पता है कि क्या काम करते, सो आई कैन पॉइंट आउट, मैं तो सूंघ के बता देता हूँ कि ये इंटेलिजेंस वाला है, या ये फलां वाला है, या ये ऑपरेटिव है, या ये, आई कैन टेल, एंड आई नो दैट दिस इज माई जॉब, ये मेरी जॉब रही है सारी जिंदगी, 20 साल से ऊपर मैंने ये किया। सो ये एक प्रिवेंशन ये थी कि लाइफ टाइम के लिए आप कभी किसी भी नंबर 3, एक और कंडीशन ये है कि मैं सारी जिंदगी कभी भी किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता नहीं करूंगा। इट मीन्स अगर जैसा कोई आदमी है वो टेररिस्ट काम में इन्वॉल्व है, क्योंकि दे उनको ये लगता है कि अगर मैं शायद रिटेलिएट पिस्ड ऑफ हो के FBI पे मैं उनको बता दूंगा कि भाई किस तरह से तुम्हें मॉनिटर किया था, तो दे कैन प्रिवेल ना। आई मीन अगर मैं बता दूं उनको कि हाउ टू प्रिवेंट, तो it'll help them। so ये conditions मेरे ऊपर लगा के here I am and waiting for my clearance, जब मुझे क्लियर कर देंगे then I leave to Pakistan। आपने अमेरिका को बचाने के लिए कई बार अपनी जान को खतरे में डाला। सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आया था जेल में? मेरे दिल में ये नहीं था कि मैं अमेरिका के लिए कर रहा हूँ। अमेरिका क्या होता है, मीन व्हाट इज इट फॉर मी, इट वाज मनी, पैसा, लाइफस्टाइल। आप बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते ना जो लाइफस्टाइल मैंने जी है, पूरी दुनिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं। एक्शन का मुझे शौक था, आई गेट द ऐसा। और हर आदमी जो सुबह जॉब पे जाता है वो गालियां देता हुआ दफ्तर से जाता है, यार आज काम मैं जब अपने ऑफिस जाता हूँ तो आई एम स्माइलिंग, क्योंकि दिस इज व्हाट आई डू ना, मुझे तो पसंद है ये, दिस व्हाट। सो बहुत कम लोग दुनिया में, बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनको ऐसा काम मिले जिनको, जो उनको पसंद होता है, और ऐसा होता नहीं है दुनिया में। दिस माई फील्ड, मैंने पढ़ा भी यही, सीखा भी यही। तो उसके बाद आई गॉट टू वर्क, और उसके बाद आप पूरी दुनिया में जाते हैं, इतना ट्रैवल, बीन टू 70 कंट्रीज। थाईलैंड में भी मेरा घर है, मेरा दुबई में भी घर है। मैं कहीं भी चला जाऊं तो इट फील्स वेरी स्पेशल। तो पैसा, गाड़ियाँ, घर, लाइफ आपकी, आई मीन अमेजिंग लाइफ। सो मेरा मोटिवेशन वाज, अब हर किसी का ख्वाब नहीं होता कि मैं, आई वाज लाइक ओके आई हैव अ गुड लाइफ। तो ये नहीं था कि मैं कोई ताज बरतानिया का या अमेरिका का वफादार हूँ। तो मुझे गुस्सा तो नहीं था, मुझे अफसोस था। मुझसे जो कुछ चला गया मुझे उसका अफसोस नहीं था, ना अफसोस है अभी भी। मुझे जेल हो गई तो मेरे पास ऑन द मैं क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं बयान वापस ले लेता, बोलता मैं कर लूँ, या मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास 3 दफा ये लोग आए, डिड यू चेंज योर माइंड, चेंज माई माइंड। जेल में मुझे वापस, जब मैं निकलने वाला था, निकलने से पहले 6 महीने पहले जब मेरे रिलीज से मेरे पास आए कि डिड यू चेंज योर माइंड एंड इफ यू वांट टू डू इट यू स्टिल वेलकम, नोप आई एम नॉट गोना डू इट, आई एम गोइंग होम।
तो आई चूज दैट। तो ये जेल, ये कह लीजिए कि मैंने अपने मर्जी से लिया है। तो मुझे गुस्सा किसी चीज़ का नहीं था, और इतने साल मैं $700 इस मुल्क में लेके आया था। जो लाइफ मैंने गुजारी है वो शायद बहुत कम लोग तसव्वुर कर सकते हैं, उस लाइफ को सोचने का भी। तो इट्स नॉट मच टू इट। इसका कोई फायदा या नुकसान ऐसा, मुझे मुझे नुकसान ऐसा नहीं हुआ कि ये, इट्स नॉट अ लॉस। आई थिंक इट्स, ये द प्राइस आई पेड फॉर व्हाट आई डिड। आई डू इट। अगर मुझे दोबारा भी हुआ ना ये, तो आई डू इट अगेन, और मुझे 5 दफा भी करना पड़ा तो आई डू इट 5 टाइम। मुझे रिग्रेट नहीं है इसका, एंड आई एम नॉट एंग्री एट एनीथिंग। ये इन्होंने दिया था, इन्होंने ले लिया, आई एम ओके विद इट। आप जैसी बातें कर रहे हैं कि आप तो एफबीआई के लिए थ्रेट बन गए हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी आपको छोड़ देगी क्या? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। हम थ्रेट से ज़्यादा इनको फिक्र जो है, मेरी 2 हेयरिंग हुई हैं जेल में जाने के बाद, क्योंकि मैंने जियो न्यूज़ को एक चीज़ लीक कर दी थी, जो कुछ फाइल्स लीक कर दी थी, तो मेरी हेयरिंग हुई थी उस पर। तो ये मुझे दोबारा और सजा दे रहे। एफबीआई को जान, जाहिरी बात है, जान को तो खतरा होता है, ये लोग इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। लेकिन चूंकि मेरा नाम और काम ये लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और दुनिया में भी फैला हुआ भी है, और मुल्कों में भी जानते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा मुश्किल मसला हूँ। दूसरा ये कह लीजिए, मुझे माँ बाप की दुआ भी है शायद, तो मैं इतनी इतनी दफा बचा हूँ। तो खतरा, जी, खतरा मुझे ना सिर्फ अमेरिका से है, बल्कि खतरा मुझे उन लोगों से भी है जिन्होंने नुकसान बचाया। जैसे जो इटालियन माफिया नहीं छोड़ती, या जो ये रशियन माफिया वाले, या MS-13 वाली और ऑर्गेनाइजेशन, लाइक बहुत लंबी लिस्ट है। क्या अलकायदा मुझे, क्या आपके ख्याल में कल मुझे रोड पे चलने दे कि जितना डैमेज मैंने अलकायदा को किया है, वो उस मुझे थ्रेट है। तो उनको ये, FBI को ये तो पता है कि मेरे जाने के बाद इट्स गोना बी बम्पी राइड, यानी मुझे हैव टू फेस ऑल दैट। यानी शायद वहां जाके इटालियन माफिया को तो फेस करना नहीं पड़े, लेकिन आइसिस खुरासान है वहां पर, जो कि दे आर वेरी एंग्री विद मी। आपके पास तालिबान है, द TTP, जो कि नॉट वेरी हैप्पी विद मी। अदनान रशीद ग्रुप वाले जो जो लोग थे वहां पे बचे हुए, दे आर वेरी स्ट्रांग, मुझे पता है। आई मीन ऑफ कोर्स आई वर्क। अलकायदा का जो अब नेक्स्ट डोर अफगानिस्तान में बहुत इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान ने, उनके पास बहुत अच्छे नेटवर्क्स हैं, एंड आई नो दैट वेरी वेल। तो वो मेरे आने के बाद तो जारी बात है, आई एम अ फेयर गेम टू देम, एंड आई डोंट ब्लेम, ठीक है, आई विल डू द सेम थिंग। तो FBI को ये शायद होगा थोड़ा सा सुकून के ये शायद उसको मार तो देंगे वहां पर। उनको खतरा ये है, सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि मैं पाकिस्तान जाके किसी की मदद ना करूं, क्योंकि आई नो इट ऑल। तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अमेरिकन्स टू ऑपरेट इन पाकिस्तान इफ आई डिसाइड टू हेल्प आउट हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इफ आई स्टार्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव विद देम, देन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अमेरिकन्स टू ऑपरेट आर देयर। अमेरिका से निकलने का इरादा कब है आपका? ऐसी कोई फाइनल डेट इन्होंने अभी तक मुझे नहीं दी है। इसको उसको प्रोबेशन, एक जो है वो I'm अंडर प्रोबेशन, एक इदारा है वो प्रोबेशन, जो कि मुझे मॉनिटर कर रहा है अभी। वो एक इंडिपेंडेंट, जैसे एक्स गवर्नमेंट एजेंट्स होते हैं, FBI एजेंट्स होते हैं, जो प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो मुझ पे तैनात किया है। सो दे मॉनिटर एवरी मूव ऑफ माइंड कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। दे किसी किसी दिन आ जाता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मुझे कॉल करेगा कि यू हैव टू दे टेक माई यूरिन टेस्ट, टेक माई ब्लड टेस्ट, यानी दे ब्लड चेक कर लेते हैं कि what medicines are you taking? Are you taking anything like enhancers? I'm not allowed to take any enhancers. या टेस्टोस्टेरोन नहीं ले सकता फॉर एग्जांपल। कोई इलीगल ड्रग तो नहीं यूज कर, दे वांट अ रीजन टू जस्ट पिंच मी। तो वो क्या, ऑफ कोर्स आई एम नॉट स्टूपिड टू डू एनीथिंग लाइक दैट। सो जब वो ये होता है कि इंश्योरेंस, ये जो सॉरी जो प्रोबेशन है, ये आपको क्लियर करता है, आई हैव टू पुट माई अफेयर्स इन ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जो मेरे अकाउंट्स हैं, या जो मेरे क्रेडिटर्स हैं या डेबिटर्स हैं, उनको मुझे क्लियर करना है। उसके लिए एक टाइम दिया, आई थिंक इल बी अगस्त। जो कि मेरा लॉयर कोशिश कर रहा है कि थोड़ा जल्दी कर ले, मैं फाइट कर रहा हूँ उसको मेरा लॉयर से। अभी वो कोर्ट में ये मेरा केस पेंडिंग है कि आई डोंट वांट टू स्टे टिल अगस्त, लेकिन इन्होंने मुझे शायद ये अगस्त में क्लियर करेंगे। लेकिन ये फाइनल डेट नहीं देते। they'll give you a clearance letter, किसी भी दिन आ जाएगा कि you're clear to go, then I can voluntarily I can buy a ticket and leave. So as of now I don't have a final date, but I'll predict ये है मेरे लॉयर का कि it'll be in August. I'm trying to fight it and get it soon, just जितना जल्दी मुझे मिल गया। हम मेरा जो बैग पैक बना हुआ है, आपको दिखा दूं यहाँ पे, मेरा हैंड कैरी जो मुझे लेके आना, वो एक ही हैंड कैरी लेके आऊंगा, दैट्स पैक्ड। तो आई एम रेडी टू गो। पाकिस्तान वापस आकर कहाँ नई जिंदगी शुरू करेंगे? जी, वापस इन कराची इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे रूट्स कराची में हैं, मेरी कजन्स हैं कराची में, मीन फैमिली ऑफ कोर्स देयर। तो और मुझे मज़ा भी कराची में आता है। पूरा पाकिस्तान अपना है, आई लव पाकिस्तान इक्वली, जो भी है। लेकिन ऑफ कोर्स कराची, मुझे जो नारी खाने का शौक है, तो वो जाहिद और जावेद नारी, वो कराची में ही होती है, जो जो कढ़ाई भी अच्छी है। बिरयानी का शौक है, तो वो सब कराची में जो खाबे हैं, वो मुझे बंस रोड
और नूरानी खटाखट तो मुझे कराची भी आना है वापस इंशाल्लाह। शौक तो यही है कि, और इरादा भी यही है इंशाल्लाह, आगे किस्मत का साथ दिया, इरादा और तो कराची इंशाल्लाह आने का है। जिन मुकदमात में आपको 90s में नामजद किया गया, अब आते ही अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो फिर तैयार है जेल जाने के लिए? आ, देखें, आई मीन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है करें वो, मुझे मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं है। जब आप एक सारी ज़िंदगी किया है, आई मीन इफ दे वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, आई बी मोर देन विलिंग टू। अगर वो अरेस्ट करते हैं, ऑफ कोर्स दे कैन अरेस्ट मी। मैं इस पे कंट्रोल तो नहीं कर सकता, अरेस्ट पे मेरा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आई फाइट इट एंड आई जस्टिफाई व्हाटएवर आई हैव डन। तो मेरे पास जस्टिफिकेशन है, बाकी इनका काम है पकड़ना और मेरा काम है छूटना। सो आई डू माई जॉब, लेट देम डू देयर्स। गवर्नमेंट लेवल पे किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान आते ही कोई सिक्योरिटी मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया एज ऑफ नाउ। मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन को ज़रूर, जो पाकिस्तान एम्बेसी है वाशिंगटन में, उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया था। दे नो माई केस, दे नो माई वेयर अबाउट्स, दे नो दे वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। उनसे मैं राब्ते में हूँ। लेकिन मैंने पाकिस्तान की एजेंसी से या किसी और गवर्नमेंट से या किसी ऐसी चीज़ से अभी तक कोई राब्ता या कोई कम्युनिकेशन मेरा एज ऑफ नाउ अभी तक नहीं हुआ है। कामरान फरीदी 23 साल बाद ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, एफबीआई और अमेरिका के खिलाफ? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्यों कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, यानी क्यों खुल के बोल रहा है या अमेरिका के खिलाफ या फलाना के खिलाफ। तो उसकी एक वजह यह है कि वाई नॉट, आई मीन मुझे ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का चार्ज लग चुका है। सो नथिंग दे कैन डू एनी मोर टू मी। सो अगर मैं बोल रहा हूँ एंड इफ दे आर एंग्री, आई एम हैप्पी दे आर। सो मुझे किसी से कोई ख़ास अगर अमेरिकन की फीलिंग हर्ट होती है तो आई डोंट रियली केयर। मुझे ये ज़रूर होता है कि मेरे अपने लोग जो हैं वो कभी या किसी किसी पे शक करना, या किसी के किरदार पे या किसी के काम पे शक करना, ये थोड़ी सी नीच और गिरी हुई हरकत होती है। डोंट डू इट अनटिल अनलेस आपको एग्जैक्टली पता हो। मेरी जैसा मैंने कहा कि जो मैंने किया या पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, मैंने अपने लिए किया। वो मुझे, मैं वहाँ से रहा हूँ, मेरा मुल्क है, मुझे जाना है, तो वो मैंने अपने लिए किया। आई वॉन्ट टू गो बैक देयर। मेरे पास ऑप्शंस हमेशा से एक से ज़्यादा हैं। मेरे पास सऊदी अरब से ऑफ़र है और मेरे पास टर्की से ऑफ़र आई हुई है। मेरी टर्किश गवर्नमेंट ने ऑफ़र की थी कि आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे मैं जेल से निकला था, दे कॉन्टेक्ट माई वाइफ कि दे वांट मी। और जिस काम में मैं हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह जाके किसी और मुल्क में, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जाके, या कि आज मैं चाहूँ तो रशिया या ईरान या तुर्की या और ऐसे 10 मुल्क हैं जहाँ पे मैं जाके ये काम कर सकता हूँ। इवन सऊदी अरेबिया, आई बीन अप्रोच बाय सऊदीज कि मैं जाके इफ वांट टू हेल्प आउट, क्योंकि दे हैव सम डोमेस्टिक इशू, दमाम वगैरह के जो उनके इश्यूज हैं वहाँ के। एंड आई नो दैट रीजन, मैंने वहाँ पहले काम किया हुआ है। मेरी वाइफ रियाद में पढ़ाती थी एंड शी हैव वेरी गुड रिलेशन विद सम फैमिलीज ओवर देयर एज वेल। सो मेरी चॉइस है ये पाकिस्तान मेरा सज़ा नहीं है। तो मेरे लिए आई थिंक इट्स एन ऑनर टू बी देयर, एंड इफ आई कैन हेल्प आउट बाय एनी मींस, सो आई डेफिनेटली विल। सो जस्ट बी जेंटल एंड काइंड, दैट्स ऑल आई गॉट टू से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने टाइम दिया। ये थी कामरान फरीदी की कहानी जो हमने आपको सुनाई। अब आप ही बताइएगा कि कामरान फरीदी कराची के 90s के डॉन थे, या एफबीआई के डबल एजेंट, या पाकिस्तान के हीरो? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा।